सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। मैं अक्षय शर्मा, योर मैथमेटिक्स मेंटर, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। नाम है इसका सक्सेस अचीवर्स इंस्टीट्यूट। वेल, अभी तक मैं यहाँ पर से चैप्टर 1 नंबर सिस्टम को कंप्लीट करा चाहूँ। अगर अभी तक आपने देखा नहीं तो आप जाके देख लीजिए। और अब हमारी जर्नी स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर 2, नाम है इसका पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स जो है हमारी जिंदगी में पहले पहले भी आ चुके हैं टुकड़े में ना, लेकिन इनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, इनका जन्म कहाँ से हुआ था। हमारे 6th क्लास के अंदर ये चीजें कहीं ना कहीं ऐसी चीजें आपको मिल चुकी थी जिनसे ये पोलिनोमियल्स निकल के आया है। तो मैं वहां से यानी पूरा बेसिक से एडवांस लेके जाऊंगा। तो बेसिक पे ज्यादा फोकस करता हूँ मैं ना, कि भाई जो बच्चे पुराने पाप करके आए हैं, वो भूल गए हैं कि हमने पाप करा है, उनको याद दिला दूं कि भाई आप पाप करके आए तो उसको याद करके ठीक करो अपने आप को ना। तो हमारा जो पोलिनोमियल है वो कहाँ से आया, तो बिल्कुल आज अपना लेक्चर 1 है तो यार बिल्कुल बेसिक से कराने वाला हूँ ना। वन शॉट वगैरह नहीं है ना यहाँ पर से, ये अभी स्टार्टिंग है तो सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से। तो आज का जो चैप्टर है पूरा की पूरा पोलिनोमियल्स का, उसका जो लेक्चर है ना ये आज पहला, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि पोलिनोमियल कहाँ से जन्मा ना, क्या उसके अंदर खास चीजें थी। उसके बाद जब पोलिनोमियल बन जाएगा तो उसमें पोलिनोमियल की हम बात करेंगे डिग्री के बारे में ना, डिग्री क्या होगी, पोलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है ना, 3rd डिग्री 4th डिग्री होती है। ऐसे कौन कौन सी डिग्री होती है पोलिनोमियल के पास भी, है ना, कि कौन सी डिग्री है, बीएससी की है, बीटेक वाली है, इस तरह की बातें करेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर से पोलिनोमियल की वैल्यू निकालना सीखेंगे कोई भी गिवन वैल्यू पे। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक लेक्चर है एकदम, लेकिन हर चीज को अच्छे से समझना है क्योंकि बेसिक बेसिक पे तो आजकल अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आप क्वेश्चन को क्रैक करना चाहते हो तो भाई बेसिक पे अच्छे से काम करना है आपको। तो जल्दी से शुरू करते हैं बिना देरी के, एकदम हंसते खेलते मुस्कुराते हुए आज का हमारा लेक्चर। तो देखो, हमारे जो जीवन है पॉलिनोमियल ऐसे थोड़ी प्रकट हो गए। हाँ भाई, पॉलिनोमियल का जन्म ऐसे नहीं हुआ है, पॉलिनोमियल का जन्म हुआ है किन्हीं चीजों से मिलके बना है। तो जो चीजें हैं वो कैसे, कौन सी चीजें हैं जिनसे आपको पॉलिनोमियल ऐसे प्रकट हो गया आज के टाइम में, तो उनका योगदान है ना, उसको समझना पड़ेगा ना, जरूर से भूलना नहीं है ना, कि हमारे पूर्वज हमारे लिए क्या करे गए हैं। तो जो पूर्वजों की बात आई है तो देखो यहाँ पर से पूरा पूर्वज लिखा पड़ा ही है। पूर्वजों ने क्या करा कि अच्छा ये चीजें थी, इन चीजों का खिचड़ी बनाई गई और खिचड़ी बनते ही निकल के आए एकदम बढ़िया चीज, नाम है इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसके बाद हमने इसमें टर्म्स कोफिशिएंट, तो ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। बस अभी तो मैंने कच्चा चिट्ठा याद दिलाया है कि देखो हमारे पूर्वज क्या कहते। तो हमारे जो पूर्वज है वो आपको दिख गए। तो पहली चीज तो मुझे बताओ कि हमारे पास जो बात हो रही है कांस्टेंट की, कांस्टेंट्स की बात करेंगे। कांस्टेंट्स क्या होते हैं, तो जैसा ही आपने वर्ड था तो आपको फीलिंग आनी चाहिए, अरे कांस्टेंट मतलब जो चीजें कभी बदलती नहीं है, जो भी चीजें एक हमेशा एक जैसी रहेगी, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए पर वो नहीं बदलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं कि भाई कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट जरूरी नहीं है मैथ से रिलेटेड हो, ये कुछ भी हो सकता है। अपनी दुनिया में जो भी चीजें कभी बदलती नहीं है वो अपने आप में क्या है, कांस्टेंट। लेकिन मैथमेटिकली अगर मैं बेसिक बात में करूँ तो हमारी जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज है, नंबर्स है, जिनका आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम। चाहे मैं सोल्व करूँ, चाहे थर्ड पार्टी सोल्व करे, चाहे आप सोल्व करो, उनका आंसर हमेशा सेम आने वाला है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि आज से तेरा नाम क्या है, कांस्टेंट। तो हमारे जो भी रियल नंबर्स है ना, जितने भी नंबर्स इधर उधर भटक रहे थे जो आप चैप्टर 1 में पढ़ के आए, वो सारे के सारों पोटली में बांध दिया और उसका नाम रख दिया पोटली पे कांस्टेंट्स। क्या लिख दिया, कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट हमारी जनरली क्या होती है, जितने भी नंबर्स होते हैं, जैसे कि मान लो मैं बोल दिया भाई 3, 5, 8, -10, पाई एटसेट्रा, जितने भी नंबर्स है मेनली न्यूमेरिकल वैल्यूज को आप कांस्टेंट में कंसिडर कर लो। बाकी बहुत सारे होते हैं, अभी आगे बात करेंगे। ठीक है, अच्छा वेरिएबल्स, वेरिएबल भी जानते हैं कि वैल्यूज बदलती रहती है। तो वेरिएबल्स में मान लो फेवरेट अपना हमेशा फेवरेट हमारा एक्स ही होता है ना, एक्स, वाई, जेड एटसेट्रा ना, बहुत है, एल एम एन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इनकी वैल्यूज फिक्स नहीं होती। उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेटर जानते हैं अपन लोग, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, अर्थमेटिक ऑपरेटर है, बेसिक चीज है। इन सब का एकदम मिलाकर ऐसे खिचड़ी बनाई और खिचड़ी बन के निकला आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब कैसे दिखता है, दिखता ऐसे है जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया 3, अरे चल के मेरा, जैसे कि 3x² माइनस में 5m² माइनस में प्लस में 8/n। तो क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या, तो आप याद कर लो, 8th क्लास में पढ़ के आए हो, इवन 7th क्लास में भी पढ़ा है आप लोगों ने। तो हमने इसमें ऑपरेटर्स, वेरिएबल, कांस्टेंट को मिलाकर कुछ ऐसा जनरेट करा और इसको हमने क्या बोल दिया, हाँ हाँ हाँ, खुशी हो गई हमें, हमारा क्या मिल गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रा वर्ड का मतलब यही है कि जब आप वेरिएबल्स की बात करते हो, कांस्टेंट के साथ करते हो और किसके साथ मिला जाते हो इनको,
प्लस माइनस मल्टीप्लाई। तो हमने एक खिचड़ी बनाई, इस खिचड़ी का नाम हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब खिचड़ी बन गई ना, अब खिचड़ी बनने के बाद है ना, खिचड़ी में भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो खिचड़ी के अंदर कौन कौन चीजें मिलेंगी? टर्म्स, है ना, टर्म्स क्या होती है और कोफिशिएंट क्या होता है, तो ये सब चीजें चर्चा में लेंगे अभी आगे। टर्म्स आपको पता होगा वैसे कि भाई यहाँ से ये चीजें जो है इनको आप क्या बोलते हैं, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है ना, जो मतलब कुल मिला के जो दूर से दिख जाएगा, एकदम देखो दूर से दिख रहा है आपको कि हाँ यार एकदम चिपके पड़े हैं, ये एक ही टर्म है, ऐसे एक ही यूनिट है, ये तो एक ही है ना। तो ये एक यूनिट का मतलब एक टर्म है, ये दूसरी टर्म वो तीसरी, तो तीन टर्म अपने पास है। फिर कोफिशिएंट भी समझेंगे अभी आगे, है ना। तो ये सब चीजें जो थी ना, इनका योगदान रहा था हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनने में। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से आपका क्या निकल के आता है? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो अब आगे देखते हैं, देखो क्या कह रहा है। अब अपने पास इन की चीजों को डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा सा ना, और अच्छे समझते हैं ताकि और अच्छा फील आए आपको। तो भाई मेरे को एक बार बताओ कि यहाँ से हमारे पास जो कांस्टेंट चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं नहीं बदलूंगा, हाँ चाहे कुछ ही हो जाए, चाहे आंधी तूफान कुछ आ जाए, मैं नहीं बदलूंगा। तो आप ये समझ लो कि कांस्टेंट का मतलब है जो चीजें कभी बदलेंगी नहीं इस दुनिया के अंदर। और हमारे पास प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने नंबर्स पढ़े थे, नंबर्स जितने भी थे ना, उन नंबर्स का भंडार, इनको बांध दो एक पोटली में, पोटली में लिख दो कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि उनकी वैल्यूज क्या रहेंगी आपकी फिक्स, सारे के सारे नंबर्स हैं। लेकिन अपने आप को न्यूमेरिकल वैल्यूज एक बार लिख देता हूं मैं ना, कि हमारे पास जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज है, ऑल न्यूमेरिकल वैल्यूज, ऑल न्यूमेरिकल वैल्यूज, उसको आप क्या मानते हो? सारी की सारी कांस्टेंट होगी, एक बार में खत्म, तो आज से कांस्टेंट है सारे नंबर्स, है ना। उसके बाद जरूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल वैल्यूज हो, बहुत सारी चीजें जो आपकी कांस्टेंट होती है वो सारी कांस्टेंट में कंसीडर करेंगे। देखो कौन कौन सी होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ऐसे बहुत सारी चीजें। इलेक्ट्रॉन का चार्ज लगभग आपको पता होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स होता है ना। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो अब आप मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो भी है वो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, जहां पर भी यूज होगा सबको पता होना चाहिए बस, हाँ भाई ठीक है। कई पता चला कि किसी को याद ही नहीं है तो अलग बात है, बाकी रहेगा क्या? ये फिक्स रहेगा। अच्छा, और भी बहुत सारे कांस्टेंट है, फिजिक्स में बहुत मिलेंगे आपको ना, जैसे कि प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, इनकी वैल्यूज हमेशा क्या रहती है? फिक्स, तो इसको नाम देते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स ने दिया था। ठीक है भाई, और भी बहुत सारी चीजें यार, जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो 3 5 7, ये 10 पाई माइनस का है ना 2/√2 एटसेट्रा, ये सारे नंबर्स है। और अगर मैं बोलूँ आपसे, जरूरी नहीं है आसान ही हो, 3 की पावर में 8 का पावर 2, तो ये जो भी है इसका आंसर को भी कोई वैल्यू फिक्स आएगी तो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया है। और मैं बोलूँ 5 + में 2√2, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं नंबर से, इनकी वैल्यूज फिक्स ही आने वाली, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट में कंसिडर करते हैं। मेरे ख्याल में बहुत है, बाकी और भी आपको एग्जाम में मिलेंगे। जैसे मान लो कि गर्मी हो रही है, हम बोलते हैं ना भाई पंखा तेज कर दे, पंखा 5 पे कर दे, तो पंखा 5 पे करने का मतलब है 5 पे कर दे, उसके फिक्स स्पीड से घूमेगा वैसे ना। ओके, फिक्स स्पीड से घूमेगा, तो वो उस वक्त उसकी स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट। क्लियर है। लेकिन गर्मी बहुत तेज है, पंखे से काम नहीं चलेगा 5 पे करने से भी। ठीक है, अच्छा उसके बाद मान लो, बहुत एग्जाम्पल है यार, हम लोग बोलते नहीं है कि उसकी मैं यहाँ से अलवर से गया दिल्ली, तो अलवर से दिल्ली के बीच में जो डिस्टेंस है उसमें मैं गया, मेरी स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर, ऐसा मान लो, पर वो आपकी कांस्टेंट स्पीड बताई जाती है, यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं उसको आप। लेकिन एक्चुअल में आपकी स्पीड तो भाई पूरे रास्ते में कभी अप डाउन चली होगी ना, एक तो नहीं चली होगी। तो इसका मतलब हम लोग कांस्टेंट स्पीड की बात कर रहे हैं, मतलब जो हमेशा समान रही है हर जगह, वो एवरेज स्पीड होती है। क्लियर। तो अब आगे बात करते हैं। अब आता हूँ वेरिएबल्स के ऊपर। पहले वेरिएबल्स कह रहा है कि देखो परिस्थिति है, मुझे बदलना होगा, परिस्थिति ऐसी आएंगी, मुझे बदलना होगा। तो वेरिएबल्स की डेफिनेशन यार इसके नाम में ही है भाई, देखो ना, वेरिएबल, तो वेरी में आ रहा है वेरी, VARY। और वेरी का अगर आपने थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ी है मेरी तरह, तो आपको पता चल जाएगा वेरी का मतलब क्या होता है? चेंज। क्या होता है? चेंज। चेंज मतलब जो चीजें बदलती है। तो वेरिएबल्स वो चीजें होती है जिनकी वैल्यूज फिक्स नहीं होती, जिनकी वैल्यूज क्या होती? बदलती रहती है। एग्जाम्पल के लिए आपको पता होगा, सबसे ज्यादा हम लोग फेवरेट लेते हैं XYZ LMN। ठीक है, मतलब जो भी अल्फाबेट्स होते हैं ना, ज्यादातर पीछे से, पीछे वाले जो है ना हमारे ABCD, तो स्टार्टिंग से होते हैं, पीछे वाले जो भी हमारे अल्फाबेट्स आते हैं वो सारे के सारे हम एज अ वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हैं, और आगे वालों को अभी बताऊंगा क्या ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो यानी इनकी वैल्यूज क्या होती है? फिक्स। तो जरूरी थोड़ी यही हो, मैंने आपसे पूछा भाई x⁻², तो x⁻² ये वेरिएबल है का? हाँ, जिसका आंसर अलग अलग आए, जिसका आंसर अलग आए मतलब x की वैल्यू आप कुछ भी डालोगे, तो वेरिएबल इज लाइक कटोरा। खाली कटोरा, उसमें आप वैल्यू डालते रहो,
आज ये डाला दूसरा, फिर दूसरा डाल दिया, तो ये कोई ना कोई वैल्यू को होल्ड करता है, और ये वैल्यू कोई सी भी हो सकती है, डिपेंड करती है क्वेश्चन के अंदर। तो जैसे आपने एक्स की वैल्यू 1 डाली तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का डाला स्क्वायर तो 4, तो इसका आंसर हमेशा वेरी कर रहा है, तो यह क्या हो गया, वेरिएबल। तो जरूरी थोड़ी सुंदर ऐसे भी हो सकता है ना यार, x-2 ये भी वेरिएबल है ना। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस में 5 ये भी एक वेरिएबल है। तो सारे के सारे ये अपने आप में कहीं ना कहीं वेरिएबल्स में कंसिडर कर दे जाते हैं। तो समझ में आ गई इतनी बात, इतनी सी बात है यार, और कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो वेरिएबल्स आ गए हमें समझ में। अब वेरिएबल्स और कांस्टेंट का मिश्रण होता है ये ऐसे, यहाँ से इनको मिलाया, इनका बिचौलिया, वो क्या कहता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यानी कि ये जो चीजें कह रहा है क्या, बहरूपिया, ये बहरूपिया है, मतलब ये लगता तो वेरिएबल जैसा है पर होता क्या है, कांस्टेंट है ना, मस्त चीज। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को याद दिलाने के लिए अब आप क्या है कि थोड़ा सा आपने पढ़ा कम है ये चीजों को, लेकिन आपने है ना सेकंड चैप्टर तो पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वो था हमारा ये ax प्लस बी, और यहाँ लिखते थे ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यही था ना। और बाकी आप कहते थे कि ए और बी आर एनी नंबर है ना, अभी के लिए इतना लिख रहा हूँ, कोई ना कोई नंबर होगा। तो आप मुझे बताओ कि ये हमारी जर्नल फॉर्म हुआ करती थी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, जिसको आप सिंपल इक्वेशन बोलते हो। तो अगर मैं एग्जांपल दूं इक्वेशंस का, तो आप खुद बोलोगे हाँ सर ये वाला, जैसे 3x प्लस 5 बराबर 0 है ना। उसके बाद मैंने बोला कि भाई 2x माइनस 3 बराबर 0। तो ये सारी की सारी इसी की फॉर्मेट में तो है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि देखो इस केस में अपने पास यहाँ पर से a की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे a की वैल्यू आ रही है इसमें 3, और b की वैल्यू कितनी आ रही है इसमें 5। इधर मैं आपसे पूछूं तो ए की वैल्यू आप कितनी बताओगे, भाई इसमें आ रही है ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू कितनी आ रही है -3। तो आप देख रहे हो ना कि ए और बी की वैल्यू हर एक क्वेश्चन में अलग अलग आ रही है। तो ऐसा नहीं लग रहा, फीलिंग नहीं आ रही वेरिएबल जैसा है कि यार इसमें तो ए और बी अलग चल रहा है, इसमें ए और बी अलग चल रहा है, तो वेरिएबल जैसा है। लेकिन इसमें पूरी इक्वेशन के दौरान ए और बी की वैल्यू फिक्स रहती है। तो जब हमेशा कोई थ्रू आउट द रेफरेंस क्वेश्चन के अंदर फिक्स रहता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट। इसीलिए ये वेरिएबल जैसा भी लग रहा है और कांस्टेंट जैसा भी बिहेव कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। मतलब क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा इसकी वैल्यू क्या होगी। लेकिन वेरिएबल्स की वैल्यू को आप बता नहीं सकते हो, वो तो कुछ भी हो सकती है। क्लियर है मेरी बात समझ में, कि कांस्टेंट के जैसे है हर इक्वेशन के अंदर ए और बी की वैल्यू फिक्स मिलेगी, तो कांस्टेंट जैसा है। तो ज्यादातर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कब यूज करते हैं, जब हम जर्नल फॉर्म लिखते हैं। अपने पास जितने भी हम पढ़ेंगे आगे जनरल फॉर्म लीनियर की, तो आपने पढ़ी लिया, क्वाड्रेटिक आएगा, क्यूबिक आएगा, तो हर एक एक्सप्रेशन की जनरल फॉर्म होती है कि वो लिख दो। उसके बाद आपके पास उसमें वैल्यूज ए और बी की वैल्यू चेंज करते चलो, ए बी सी जो भी आए उनकी वैल्यू चेंज करते चलो, और आपके पास नए नए एक्सप्रेशन जनरेट होते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बहरूपिया ही तो हो गया ये, कि दिखने में एक है पर ये है अनेक। समझ में आ गई कुल मिला के, तो ये चीजें होती है ना। चलो भाई आगे बात करते हैं। तो अब अपने पास इनका यूज करके ऑपरेटर्स के साथ मिला देते हैं कांस्टेंट वेरिएबल को, तो आपका क्या बन जाता है, अलजेब्रिक एक्स। ठीक है, तो अलजेब्रा से बहुत डर लगता है, अलजेब्रा से डर के लगता है कि अलजेब्रा में आते हैं वेरिएबल्स, और जहाँ वेरिएबल्स वहाँ उनके आंसर्स नए नए और नए नए निकालने के तरीके, बस यहीं से बच्चा डर जाता है। तो देखो भाई क्या कह रहा है, पढ़ते हैं पहले इसको ढंग से। ये हमारे पास कह रहा है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशन फॉर्म्ड बाय यूजिंग वेरिएबल्स जान गए, कांस्टेंट जान गए, एसोसिएटेड विद मैथमेटिकल ऑपरेटर, इन सब को मिलाते ही आपका क्या बन जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसा कि आपके सामने लिखा पड़ा। तो ये जो चीजें हैं देखो हमारे पास यहां पर से, है ना, यहां पर से और यहां पर से, इनको आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेंगे कि वेरिएबल्स कांस्टेंट है ना। यहां से वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, एक्स वाई एम एन, और जो जेड पी ये भी वेरिएबल है, कांस्टेंट है 3 5 माइनस का 7। तो ये कांस्टेंट वेरिएबल्स को आपने ऑपरेटर्स में कैड करा। आप बोलोगे ऑपरेटर दिख ही नहीं रहे, दिखाओ हमको। तो मैं कहा यार ले देख भाई, देख तू 3 × x × x × y, यहाँ पर क्या लिखा पड़ा है, प्लस में 5 × m × m × m × n, यहाँ पर क्या लिखा पड़ा है 7 में z और डिवाइड बाई t। तो आप मुझे बताओ, आपको सारे ऑपरेटर दिख गए क्या, मल्टीप्लाई दिख गया, प्लस दिख गया, माइनस दिख गया, और क्या है, बस हो गए, और एक डिवाइड ये रहा, सारे आ गए। तो ये सारे ऑपरेटर और कांस्टेंट वेरिएबल को मिलाकर हमने क्या बना दिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब कोई नई चीज बनती है ना, कोई नई चीज, जैसे मान लो कि सबसे पहले कार बनी होगी, तो कार के पार्ट्स को टायर तो बाद में बोला होगा ना बनाने के बाद, कि भाई ये बोनेट है ना, ये सीट है। तो जब कार बन गई तो मतलब एलिवेशन अगर बन गया, तो उसके अंदर अब हमने एक नई नई चीजें पढ़ी, और नई नई चीजों का नाम क्या था, कि हमने उसमें नाम दिया टर्म्स, एक वर्ड दिया टर्म। तो टर्म क्या होता है बेसिकली, तो दूर से देख रहे हो ना आप, ये चीज है,
ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, किस फॉर्मेट में लिखा पड़ा है, तो यहाँ पर से ये बहुत सारी चीजें ऐसे ये ऐसे बहुत सारी चीजें आ सकती है, इनको हम क्या बोलते हैं, टर्म्स। यानी बहुत सारी टर्म्स को आप प्लस या माइनस के द्वारा डिफरेंशिएट करके कनेक्ट करोगे तो आपके पास क्या बन जाता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसके अंदर 3 टर्म दिख रही है। तो टर्म इज बेसिकली क्या होता है कि अब आप बोलोगे दूसरे तरीके से कि वेरिएबल कांस्टेंट बिल्कुल चिपके पड़े। चिपके पड़े का मतलब है कि वो मल्टीप्लाई फॉर्म में कनेक्टेड है दूसरे। तो यानी कि मैं लिख दूं इसकी डेफिनेशन कि यहाँ पर से टर्म्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। ठीक है, यानी वेरिएबल्स और कांस्टेंट को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देना, उसको हम क्या बोलते हैं, एक टर्म बोलते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो ये अपने आप में एक टर्म है, टर्म, ये भी अपने आप में एक टर्म है और ये भी अपने आप में एक टर्म है। तो टर्म्स कितनी भी आ सकती है लेकिन कम से कम एक टर्म तो होगी होगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अगर एक भी नहीं है तो क्या खालिस्तान है। ठीक है, कुल मिला के बात समझ में आ गई। तो टर्म्स इज द प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो इसमें 3 टर्म है और 3 टर्म का ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। उसको आपने नाम भी दिया होगा, ट्राइनोमियल बोलते आ रहे थे, है ना, 8th क्लास के अंदर। 2 टर्म वाले को बाइनोमियल बोल रहे थे, एक वाले को मोनोमियल बोल रहे थे। क्लियर है, सब चीजें समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं। अब हमारे पास टर्म होने के बाद एक और चीज आती है, नाम है इसका कोफिशिएंट, है ना, क्या, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट वर्ड को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप मुझे बताओ, ये को वर्ड जहां भी दिख जाए ना आज के बाद, उसको बोल देना उसका मतलब क्या होता है, साथ। को का मतलब क्या होता है, साथ। जैसे कोऑपरेट करते हैं ना भाई, तू उसको कोऑपरेट कर, है ना, किसी की मदद करनी, जा भाई उसकी मदद कर, कोऑपरेट कर। कोऑपरेट का मतलब को ऑपरेट, मतलब साथ में जाके उसको ऑपरेट करो। तो को वर्ड का मतलब है ऑपरेट करना। तो यहां से आप समझ जाओ कि को का मतलब कहीं ना कहीं साथ है, किसी चीज के, कोई चीज साथ चल रही है उसकी बात कर रहा है। तो कोफिशिएंट का मतलब है कि को साथ में होकर उसकी एफिशिएंसी बदल रहा है, ऐसा सोच सकते हैं ना। तो मैं अगर आपसे इंग्लिश के एफिशिएंसी ना लिखा के पहले मैं समझू तो क्या करेंगे। तो अब आप टर्म समझ चुके, तो टर्म के अंदर जब आप जाओगे, जैसे मान लो कि ये टर्म है, ये भी एक टर्म है और ये भी एक टर्म है, तो आप टर्म के अंदर घुसे और आपने क्या देखा कि यहाँ पर से कोई ना कोई किसी चीज के साथ मल्टीप्लाई में चल रहा है। तो जैसे मैं अगर इसको थोड़ा सा जूम करके लिखूँ, 3 × x × x × y। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई यहाँ पर से y का कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट मतलब y के साथ में कौन चल रहा है मल्टीप्लाई फॉर्म, y के साथ में कौन चल रहा है मल्टीप्लाई फॉर्मेट में, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसका कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट की डेफिनेशन अलग है, इसकी टाइप भी होती है, अभी समझते हैं, आ गया ना। तो देखो यहां से इसकी जो डेफिनेशन लिखूं मैं इंग्लिश में, तो मैं ये लिख सकता हूं कि भाई यहां से ये चीज है ना, इसको बोलते हैं वैल्यू एसोसिएट। एसोसिएट का मतलब साथ, एसोसिएटेड विद वेरिएबल पार्ट। वेरिएबल पार्ट का मतलब समझ रहे हो आप क्या होता है, वेरिएबल पार्ट का मतलब सिंपल सी बात है कि साथ में चल रहा है किसी के। जैसे मान लो कि मैंने, है ना, इसके रेफरेंस पूछ रहा हूँ। वेरिएबल पार्ट का मतलब है कि मैं जैसे पूछ रहा हूँ वाई के साथ कौन चल रहा है, तो वाई को वेरिएबल पार्ट कंसिडर करूंगा, तो वाई के साथ में कौन चल रहा है, तो आप बोलोगे 3x²। यानी कि यहां पर से मैं लिख सकता हूं कि भाई कोफिशिएंट ऑफ वाई, इसके केस में ना, इस टर्म के केस में, कोफिशिएंट ऑफ वाई इन दिस टर्म इज इक्वल टू कितना, 3x²। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मेरे को कोफिशिएंट ऑफ एक्स बता दो, तो एक्स का कोफिशिएंट पूछा, तो एक्स का कोफिशिएंट मतलब है एक्स के साथ में। तो आप खुद बताओ एक्स के साथ में क्या चलेगा, तो एक्स के साथ में चलेगा यहाँ पर से ये चीज जो भी इसके साथ मल्टीप्लाई में चल रही है। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 3x²। समझे मेरी बात, समझे। तो ये आपका जो है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, इसकी टाइप होती है। तो ये जो टाइप है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो टाइप है इसकी, ये है आपका कौन सा कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं सर हम सिंपल कोफिशिएंट। यानी कि आप यहाँ पर से सिंपल बातें कर रहे हो ना। ठीक है, सिंपल कोफिशिएंट होता है। सिंपल कोफिशिएंट का मतलब है कि आप यहाँ पर से किसी के रेफरेंस पूछ रहे हो, भाई इसके साथ पता क्या चल रहा है, इसके साथ क्या चल रहा है, तो इसके साथ मतलब जो भी इसके साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में उसका, वो उसको बोलते हैं सिंपल कोफिशिएंट। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। यहां से एक होता है आपका दूसरा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। क्या होता है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो होता है, अब बात इसमें नंबर की चल रही है तो न्यूमेरिकल की बात हो रही है। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का मतलब है कि जो ऐसा कोफिशिएंट जो नंबर की फॉर्म में। तो देखो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन ऐसी चीजें पूछे तो आपसे सिंपल सा पूछेगा। जैसे मान लो कि मैं इसमें पूछ रहा हूँ आपसे ना, इस टर्म को उठाया मैंने ना, 5 टर्म की बात चलेगी ना, टर्म में ही बात होगी। तो जैसे 5m³ उठाया मैंने, तो इस अलजेब्रिक एक्सपेरिमेंट में इस टर्म के अंदर कोफिशिएंट नहीं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताओ। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मतलब क्या होगा, तो इसके आगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मतलब NC बोल देता हूँ। तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मतलब ये जो चीज है, ये आपका कितना हो जाएगा, 5। सिंपल चीज है।
तो नंबर की बात है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसमें -7 ZP, इसमें क्या होगा, तो इसमें आप बोलोगे कि इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कितना होने वाला है, -7। तो आपको साइन भी लेना पड़ेगा, -7। ठीक है। तो देखो दो टाइप होती है, न्यूमेरिकल और सिंपल। लेकिन बड़ी क्लासेस के अंदर जब हम आते हैं, नहीं अब बड़ी क्लास में आ गए हो आप, है ना, मुबारक हो। तो अब हम नॉर्मली बोलते हैं ना भाई कोफिशिएंट बताओ, इस टर्म का कोफिशिएंट बताओ, तो आप क्या बोलोगे, इस टर्म का कोफिशिएंट मतलब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात करें। तो पूछने का ही तरीका है। मैंने क्या पूछा, देखो ध्यान से, इस टर्म का कोफिशिएंट बताओ, तो इस टर्म का कोफिशिएंट मतलब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कितना हो गया, 5। अगर मैं पूछता कि इस टर्म के अंदर n का कोफिशिएंट बताओ, तो आप क्या बोलोगे, 5m3। ठीक है। अगर मैं पूछूं इस टर्म के अंदर m² का कोफिशिएंट बताओ, तो आप क्या बोलोगे, 5mn। तो कुल मिला के फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ही डिफरेंस है इनमें, सिंपल में और न्यूमेरिकल। तो सिंपल अब नहीं पूछता, अब आपसे सिर्फ क्या पूछेगा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मतलब किसी टर्म के अंदर बात करता है। ठीक है। ओके, मेरी बात समझ में आ गई। इतनी सी चीज थी और कुछ नहीं है इसके अंदर। ओके भाई, चलो आगे बात करते हैं। एक काम करते हैं, एक छोटी सी मेरे को याद आई है, वो भी समझते हैं। क्या चल रहा था। अब जैसे मैंने आपसे पूछा भाई 5x² प्लस में 3x प्लस में 2x+8, मैंने आपसे पूछा इसके अंदर कि मुझे इसमें ना कोफिशिएंट ऑफ x बताओ। सिर्फ मैंने पूछा कोफिशिएंट ऑफ x बताइए मुझे। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या, अब आप क्या जवाब दोगे उसके अंदर कि x का कोफिशिएंट क्या, 2, 3 या 2। हाँ बताओ। तो सबसे पहली चीज ये समझ लो कि जब भी आपको कोफिशिएंट की बात पूछे ना, सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है ना, वो एकदम लिखा होना चाहिए एल्जेब्रिक फॉर्म में। एल्जेब्रिक फॉर्म का मतलब है टर्म 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 लिखी होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, समझ में आ गया। अब आप इसको पता है ना, आप इसमें एक्स का कोफिशिएंट पूछे हो, तो इसमें तो एक्स की 2 टर्म है। याद रखना, मैंने ये नहीं पूछा कि इस टर्म में ऐसे बोलता ना, इन 5x² व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तब तो आप बोलते कोफिशिएंट ऑफ x मतलब 5x आएगा। लेकिन मैंने सिंपल सा पूछा x का कोफिशिएंट बताओ, तो इसका मतलब अब आप ढूंढोगे कि इसमें ऐसी टर्म जिसमें x पीछे की तरफ आ रहा है, वेरिएबल पार्ट की तरह आ रहा है। तो अभी आपके पास 2 टर्म है, तो ये आपका आंसर सही नहीं होगा। आप क्योंकि इसको मर्ज कर सकते हो, इसको आप थोड़ा सा क्या करोगे, सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफाई करोगे तो आपको दिख जाएगा कि हमारे पास कितना आ गया। ये आएगा आपके पास यहाँ से 5x² प्लस में 5x प्लस में 8। तो अब आप मुझे बताओ कि यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x कितना दिखेगा आपको। ये आ गया अपने पास कितना, 5। आगे मेरी बात सुनो, तो छोटी छोटी चीजें, लेकिन आप इस तरीके जाना ना, पहले सिंप्लीफाई करे फिर आंसर करे। ओके, आगे मेरी बात समझ में, चलो ठीक है। अच्छा, यहाँ से ये चीज और देखना भूल गया मैं तो ना। हाँ भाई देखो, आपके पास लिखा पड़ा है ना, ये पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल नहीं सॉरी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अभी तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चल रहा है। हाँ, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो उसके अंदर आपके पास 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म दिखे। अब उसमें से अगर मैं पूछूं कोफिशिएंट, देखो इसमें x² कोफिशिएंट है, तो ये इस टर्म का कोफिशिएंट क्या है, 8। इस टर्म का कोफिशिएंट क्या है, -5। और इस टर्म का कोफिशिएंट है ही नहीं, इसमें कांस्टेंट टर्म चल रही है सीधा। ठीक है, क्योंकि उसमें वेरिएबल ही नहीं है। तो कुल मिला के ये सब कहानी है। तो ये वेरिएबल लिखा पड़ा है, ये आपका कोफिशिएंट हो गया, ये आपकी कौन सी टर्म हो गई, कांस्टेंट टर्म हो गई है। ठीक है, चलो आगे बात करें। समझ में आ गया होगा भाई ये तो। चलो अब अपने पास आती है एक छोटी सी बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, एल्जेब्रिक फॉर्म वर्सेस फैक्टर फॉर्म। ये क्या होता है सर। देख भाई, ये कोई नई चीज है नहीं। तुमने बचपन में आइडेंटिटीज पढ़ी होगी 8th क्लास के अंदर। बचपन में एक आइडेंटिटीज पढ़ी है, मैं आपको बता देता हूँ। हमारी एक आइडेंटिटी थी, a+b का होल स्क्वायर। वो क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2। ये तो सबको याद होती है, मतलब सबसे ज्यादा कॉमन आइडेंटिटी है ये, है ना। तो अब आपसे मैं पूछूं कि भाई ये जो चीज है, इसको ध्यान से देखोगे तो ये लिखा पड़ा है a+b × a+b, ये लिखा पड़ा है ना, ये बराबर में a² प्लस b² प्लस 2ab। तो अब आप बताओ, इधर वाला इनमें से कौन सा एल्जेब्रिक फॉर्म है, कौन सा एल्जेब्रिक फॉर्म है। तो आपको एल्जेब्रिक फॉर्म में आपको दूर से दिख जाता हो कि हाँ यार, इन दोनों में फर्क तो है कुछ। इन दोनों लिखने के तरीके में फर्क तो ये है कि इसमें दूर दूर से लिख रहे हैं, ये मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में चल रहा है। इसमें दूर से दिख रहा है कि हाँ भाई प्लस प्लस चल रहा है, मतलब ये तीनों चीजें प्लस के द्वारा कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। लेकिन इसमें ऐसा लग रहा है कि दोनों चीजें मल्टीप्लाई के द्वारा कनेक्टेड है। तो बस यही फर्क है। तो जो ये वाली फॉर्म है ना, इसको आप क्या बोलते हो, इसको बोलते हो फैक्टर फॉर्म। फैक्टराइज फॉर्म बोल सकते हैं, फैक्टर फॉर्म बोल रहा हूँ मैं शॉर्ट में इसको। तो फैक्टर फॉर्म का मतलब है कि जब चीजें मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखी पड़ी, उसको बोलते हैं फैक्टर फॉर्म। जैसे 10 है ना, अब आप 10 को तोड़ोगे तो 5 × 2 लिख दो ना, तो ये अपने आप में मल्टीप्लाई फॉर्म में हो गई। तो इसको हम बोलते हैं फैक्टराइज कर दिया, फैक्टर फॉर्म हो गई। ठीक है। अब उधर वाली फॉर्म भी जब मैं बात करूंगा, तो अब आप मुझे बताओ, उधर वाली फॉर्म ये है, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक
फॉर्म या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक फॉर्म। ठीक है भाई, मेरी बात समझ में आ गई। तो कुल मिला के याद रखना है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ही कोफिशिएंट होते हैं, टर्म होती है। फैक्टर फॉर्म में कोफिशिएंट और टर्म्स की बात नहीं करते हैं, याद रखना। यानी कि अगर कभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन आए कि भाई उसका कोफिशिएंट बताओ, तो उसका मतलब पहले एल्जेब्रिक फॉर्म होनी जरूरी है, तभी आप उसका आंसर बताओगे चेक करके। ठीक है, तो अगर मैं आपसे थोड़ा सा यहाँ पर से चलो बात कर लेते हैं, जैसे कि अभी ये एल्जेब्रिक फॉर्म है, हाँ या ना। तो ये एल्जेब्रिक फॉर्म को आप फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? कैसे करोगे? तो बस वही बात है, उसको बोलते हैं सिंपलीफिकेशन, है ना। तो सिंपलीफिकेशन कैसे करेंगे? तो इनमें से कॉमन लिया है आपने, सिंपल सिंपल सी चीजें। तो कॉमन क्या आ रहा है मुझे बताओ, इसमें से एक तो x कॉमन आएगा, है ना, और क्या कॉमन आ रहा है, एक y कॉमन आएगा। अंदर क्या बनेगा यहाँ से, ये बन गया आपका 5x, है ना, और माइनस ये बन गया आपका 2y। तो ये जो चीजें आप देख रहे हो ना, सब मल्टीप्लाई फॉर्म में आ चुके हैं, देखो ध्यान से ना, ये सब चीजें मल्टीप्लाई होंगी, x डॉट वाई डॉट 5x माइनस 2y। तो ये आपका बन गया कैसा फॉर्म, फैक्टर फॉर्म है। तो समझ में आ गई। अच्छा, और ये जो चीज है ये अब इसके बराबर है। तो मतलब ये दोनों चीजें आपकी बराबर होती, याद रखना, ये दोनों चीजें आपकी क्या है, बराबर होती है। इसका मतलब बस ये लिखने का ढंग बदल रहा है, ये दोनों अपने आप में बराबर। जो चीज हमेशा बराबर होती है इसको हम क्या बोल देते हैं, हम टेक्निकली इसको बोल देते हैं आइडेंटिटी। क्या बोल देते हैं इसको, आइडेंटिटी। क्योंकि ये भी तो आपकी आइडेंटिटी है सर, ये आइडेंटिटी तो है कि ये दोनों अपने आप में बराबर है। मतलब ए और बी की वैल्यू कुछ भी डाल दो आप, अंधाधुंध आंखें बंद करके दोनों तरफ की वैल्यू हमेशा बराबर आती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, आइडेंटिटी। क्लियर? आगे समझ में, तो इक्वेशन में समझेंगे बाकी इसको, है ना। अच्छा, और एक बात बता देता हूँ, और क्या है इसके अंदर, जैसे मान लो कि अपने पास एक और लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे जैसे ये, तो ये अपने पास है, याद होगा आप लोगों ने 8th क्लास में रीग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। चार टाइम में दो दो के पेयर बनाओ, दो दो के ग्रुप बनाओ, क्लब करो, उसमें से कॉमन लो। तो अभी एल्जेब्रिक फॉर्म है, इसको फैक्टर फॉर्म में कर सकते हो आराम से। तो कैसे करेंगे, तो कॉमन लेना है आपको, याद होगा। इसमें से कॉमन क्या रहा है, एक्स, तो ये बन गया x+3, और यहाँ से कॉमन क्या जाएगा x+3 के लिए, तो ये आपका जाएगा +2। तो आपके पास आ गया x+3 और ये x+2। ठीक है, तो ये जो चीज है ये तो आपकी एल्जेब्रिक फॉर्म है, और ये आपकी हो गई है फैक्टर फॉर्म। ठीक है, ऐसे ओके। तो ये फैक्टर फॉर्म हो गई है। क्लियर है भाई, सारी बात समझ में आ गई। अच्छा, ये चीज़ समझ में आ गई है। और क्या बताएं इसके अंदर आपको, और तो क्या है। अब जैसे मान लो कि मेरे पास एक और बात बताऊं, जैसे मानो कि x+3 और x+2 ये जो भी है बराबर है, मान लो x² प्लस में 5x प्लस में k, ऐसा कुछ। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये दोनों चीज़ें बराबर है, ये दोनों चीज़ें क्या है आपकी, बराबर है, और मैं आपसे बोलूँ कि भाई मेरे को इसमें k की वैल्यू बताओ, k की वैल्यू बताओ, बताओ k की वैल्यू बताओ। तो आप ये समझ लो कि इसमें है ना, ये दोनों चीजें हमेशा बराबर ही है। बराबर है तो मतलब x की वैल्यू आप इसमें कुछ भी डाल दो, वो हमेशा दोनों के लिए सेटिस्फाई करेगी। मतलब LHS RHS के हमेशा क्या होगा, बराबर। उसी को तो हम क्या बोल रहे हैं, आइडेंटिटी। यानी अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई इसमें x की वैल्यू कुछ भी डाल दो, उससे k की वैल्यू फटाफट से आ जाएगी, तो आप कुछ भी डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में। तो देखो यहाँ से डाल के देखो, तो आप कुछ भी डाल दो, तो अगर मैं यहाँ पर से x बराबर 0 डाल दूं, तो आप डाल सकते हो, क्योंकि आइडेंटिटी है ना, ये हमेशा बराबर रहती है। दोनों चीजें बराबर है, यानी इस चीज को एल्जेब्रिक फॉर्म से फैक्टर फॉर्म लिखा गया है, ऐसा मान लो। तो ये दोनों चीजें है ही एक ही इंसान, है ना भाई, वही है। ये अपना आधार कार्ड की फोटो, ये सेल्फी वाले सिस्टम है, दोनों इंसान एक ही है। तो 0 रखोगे तो कितना आएगा, 0+3, ये 3 बन गया, और यहाँ पे बन जाएगा कितना, 2, और यहाँ पर से 0 0 0, तो ये आपका बन जाएगा k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई 6। तो k की वैल्यू ऊपर 6 ही आ रही है, देखो यही तो क्वेश्चन है पूरा, ये पूरा। तो इसका मतलब आप ऐसे चेक कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, चलो एक और छोटी छोटी चीजें बता देता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने आपसे पूछा अब, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ, क्या माने, एक्स ले लेते हैं ना। ठीक है, अब क्वेश्चन अपने पास ही आ रहा है। तो इसका कोफिशिएंट पूछ रहा हूँ, देखो इसमें पूछ रहा हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके पास आप देखोगे कि भाई एक्स का कोफिशिएंट पूछे, तो सर एक्स की टर्म तो बताओ। अब ये टर्म नहीं है, दिस इज फैक्टर फॉर्म, तो अभी आपका आंसर नहीं बता सकते हो आप इसको पहले क्या करोगे, फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तो फैक्टर फॉर्म नहीं, एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तो एल्जेब्रिक फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट करोगे, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे आगे किससे, देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, वही बाइनोल टू है, तो x² इंटू 1/x। ठीक है, उसके बाद इससे करेंगे तो x² इंटू एक्स।
प्लस एक्स इंटू 1/x और प्लस में आएगा एक्स स्क्वायर। तो आप देखो यहाँ पर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बनेगा आपका एक्स, यहाँ से बनेगा एक्स क्यूब और यहाँ से बनेगा 1, है ना, इसको काट दो, प्लस में एक्स स्क्वायर। तो अब आपके पास फाइनली ये आ गया एक एल्जेब्रिक फॉर्म। और आप मुझे बताओ इसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ से निकाल लो। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना आएगा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू की ही बात कर रहे हैं अब अपन, कितना आ गया 1, तो ये आ गया इसका आंसर। क्लियर है चीजें? तो कुल मिला के समझ लो कोफिशिएंट कब निकलेगा, जब वो आपका एल्जेब्रिक फॉर्म में होगा तब निकलने वाला है। तो इसका मतलब ध्यान रखना इस चीज को, छोटी छोटी चीजें। चलो आगे बात करते हैं। अब देखते हैं इसका क्या क्वेश्चन आया। देखो कुछ वही टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया, तो फिर से अटेम्प्ट करते हैं इसको। देखो ये जो एल्जेब्रिक फॉर्म से फैक्टर फॉर्म लिखा पड़ा है, तो कह रहा है कि ये दोनों चीजें बराबर है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो आपको मैंने बता दिया है कि यार एक्स कुछ भी डाल दो, पर ऐसे ही मत डालना कि पता चला के ही खत्म हो गया, और के ही खत्म हो गया पूछ रहा है उसकी वैल्यू और वही खत्म हो गया। तो जीरो डालूंगा क्या इसके अंदर, जीरो डालना सही तो रहेगा, पर इसमें जीरो डालते के खत्म हो जाएगा, के खत्म हो जाएगा तो के की वैल्यू कैसे निकालोगे। तो इसीलिए यहाँ से थोड़ा सा चालाकी लगानी। बाकी कुछ बच्चे ये भी सोचेंगे सर इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो और इसको कुछ ऐसा ही बन जाएगा, और मल्टीप्लाई करते ही जो एक्स का कोफिशिएंट इधर आएगा ना, वही के की वैल्यू बन जाएगी। उससे भी कर सकते हो कंपेरिजन करके, बाकी आप वैल्यू पुट करके भी देख लो। तो जैसे मैं दोनों करके देखता हूँ, तो मेथड 1 की अगर मैं आपसे बात करूँ, तो यानी यहाँ से पुट कर लो एक्स की वैल्यू 0 तो मत रखो, तो एक्स की वैल्यू 1 रख लो, ये सही रहेगा। अब एक्स की वैल्यू 1 रखने के बाद यहाँ पर क्या बन रहा है, देखो 1 का स्क्वायर प्लस में के इंटू 1 प्लस में 6 बराबर में 1 प्लस 2 1 प्लस 3। ठीक है, तो ये आपका 1 प्लस में के प्लस 6, और इधर कितना बन रहा है, ये 3 इंटू 4, तो भाई ये कितना हो गया के प्लस 6 प्लस 1, तो ये 7 ही कर दो डायरेक्टली, क्यों फालतू में घसीटे इसको। के प्लस 7, और ये जाएगा आपका 4 3 12, तो के कितना आ गया आपका 5। तो देखो आंसर वही रहा, 5 आ गया। और अगर आप चाह रहे हो कि नहीं सर हम तो यहाँ से दूसरे तरीके से करेंगे कि कंपेरिजन करा लेंगे, तो मेथड 2 करने के लिए आपके पास ये है कि इसको आप चलने दो ऐसे, और यहाँ से आप करो इनको मल्टीप्लाई। तो अंदर मल्टीप्लाई करना आपको आता ही है, बाइनोमियल टू बाइनोमियल ये तो करा ही है हमने। हाँ हाँ हु एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2x प्लस में 6 हो गया। इसको मर्ज कर लो तो फिर कंपेयर कर लेंगे, ये आ गया आपका कितना, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6। अब आपको पता है दोनों चीजें बराबर है, तो आप यहाँ से कंपेरिजन कर लो। ये देखो ऑन कंपेयरिंग ये जाएगा कितना, के बराबर 5। अब दोनों तरीके सही है, लेकिन जैसे क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेट होगा तो आपको मल्टीप्लाई करना बहुत दिक्कत दे सकता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर क्यूबिक होता, 3 डिग्री होती, तो 3 ब्रैकेट आते, तो उसमें आप क्या पूरा मल्टीप्लाई करोगे, आप तो पागल हो जाओ कैलकुलेट करते करते। तो बेस्ट अप्रोच यही है, ये छोटे में काम हो जाता है ना, सस्ते में निपट जाता है आदमी। ओके, चलो आगे बात करते हैं। अच्छा अगर मैं आपसे बात करूँ, जैसे सिंपली मैंने क्वेश्चन वैसे पूछ लिया, जैसे मैं पूछूँ आपसे कि इसके अंदर कितनी टर्म्स है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, इस जगह पर आप क्या बताओगे कि टर्म्स कितनी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो आप क्या बोलोगे, 4? नहीं, जब तक सिंपलीफाई नहीं हो जाता तो ना तो कोफिशिएंट का आंसर करो ना टर्म्स का। तो बेवकूफ मत बन जाना, 4 टर्म नहीं है इसके अंदर, 3 टर्म है, क्योंकि ये मर्ज हो जाएगी तो एक टर्म बन जाएगी। तो जो लाइक टर्म्स है उसको आप जोड़ दिया करो, उससे टर्म आपकी एक बन जाएगी, तो आप उसको डबल काउंट मत करना। ठीक है, आगे छोटी छोटी सी बातें, छोटी मोटी बातें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, अच्छा अब की बार है थोड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन। फॉर वॉट वैल्यू ऑफ पी, पी की किस वैल्यू के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस, देखो बोल भी रखा है कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट इन प्रोडक्ट ऑफ दिस, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, वो तो जब आएगा जब ये एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो, 0 हो, और कांस्टेंट टर्म आपकी 2 हो, तो उस वक्त पी की वैल्यू क्या होगी, यानी कुल मिला के आपको पी की वैल्यू निकालनी है जिस वक्त इसमें एक्स कोफिशिएंट आपको दे रखा है 0 और कांस्टेंट टर्म दे रखी है आपको 2। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन बताओ क्या है अपने पास, ये है 2x माइनस 1 एक्स माइनस के पी एक्स प्लस 1। तो पहले आप इसको एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करो, मल्टीप्लाई करो, मतलब चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक काम करते हैं इसको बाद में करेंगे, पहले अंदर मल्टीप्लाई करो। ये कितना बनेगा, पी एक्स स्क्वायर, क्या होगा पी एक्स स्क्वायर, उसके बाद इधर से आएगा प्लस का एक्स माइनस में पी के एक्स उसके बाद माइनस का के, ये हो गया आपका इनको मल्टीप्लिकेशन। अब आप इनको मल्टीप्लाई करो तो कितना बनेगा, हाँ भाई 2, इसको इससे करेंगे कितना होगा 2p(x³), इसको इससे करेंगे तो 2x², इसको इससे करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 2p(x²), है ना, 2p(x²), इसको 2x से करेंगे तो बनेगा माइनस का 2k(x), हो गया। तो ये हो गया। अब उसके बाद इसको कर दो, ये आ जाएगा कितना, माइनस का
पी एक्स स्क्वायर, ये जाएगा माइनस का एक्स और ये हो जाएगा प्लस का पी के एक्स, उसके बाद हो जाएगा यहाँ से माइनस माइनस प्लस का के। तो कुल मिला के 8 टर्म आनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप इसको मर्ज कर लो ना, तो मर्ज करने का कारण क्या बनेगा, देखो टर्म्स कौन कौन से आ रही है, तो एक्स क्यूब की तो एक ही टर्म है, तो इसको मत करो, ये तो ऐसे रहने दो, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर की टर्म ये रही और ये रही, तो तीनों को एक साथ बुलाओ भाई, तीनों, क्योंकि आपको मैंने बताया नंबर ऑफ टर्म्स कैसे काउंट करवाई थी, जब मर्ज हो जाए उसके बाद काउंट करनी है। 2x² माइनस में 2p के एक्स स्क्वायर को साथ रखो और ये वाली टर्म्स को साथ ले लो। अब अपने पास जो बची है 1 2 3, ये एक्स की टर्म है तो इनको साथ ले लो, -2kx माइनस एक्स प्लस में पी के एक्स, और ये लास्ट में बच गई आपके पास कौन, के, जिसको कांस्टेंट टर्म बोलेंगे क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है, याद रखना ना। तो अब यहाँ पर से इनको मर्ज करो, तो मर्ज करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा, वो देखो इनमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने ना, यहाँ की जगह यहाँ लिख दिया, तो अंदर क्या बनेगा, इधर बनेगा 2 माइनस 2p के एक्स माइनस में p। उसके बाद यहाँ से भी कॉमन ले लो x, तो अंदर क्या बनेगा देखो, इसमें आएगा -2k माइनस 1 प्लस p के, और ये प्लस का k, ये आ गया, ठीक है, सही है, गड़बड़ तो नहीं करी। ठीक है, ये भी सही है, और ये वाला देखें एक बार, 2 -2p के, और ये माइनस, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दे रखा है आपको 0, यानी कि यहाँ पर से इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 0। उसके बाद यहाँ से कांस्टेंट टर्म के अंदर रखा है 2, तो यानी के की वैल्यू तो आपको निकल के आ गई कि इधर से के तो आपका आ गया 2, है ना, और के 2 आते ही इसमें से आपको निकालनी है पी की वैल्यू। तो भाई ये जो चीज़ है इसको इक्वेट करा दो 0 के, 2 माइनस में 2p के माइनस p बराबर 0, क्योंकि एक्स को कोफिशिएंट दे रखा है। तो अब के की वैल्यू 0 रख दो ना, के बराबर 0 रख दो इसके अंदर, तो कितना बन जाएगा इधर, 2 माइनस में 2p 0 माइनस p इक्वल टू 0। सही है, अरे एक मिनट हो, के की वैल्यू 0 थोड़ी चल रही है, के की वैल्यू 2 चल रही है ना, ये 2 कर दो यार, नहीं गलत हो जाएगा आंसर खामा, ठीक है। चलो तो यहाँ से के की वैल्यू 2 इधर बना दो, ये कितना बन गया आप देखो, ये हो जाएगा अपना 2 माइनस में 4p माइनस p बराबर 0, तो ये अल्टीमेटली -5p बराबर -2, माइनस से माइनस काटेंगे तो p की वैल्यू जाएगी 2/5, ये इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के समझ गए ना आप, कुल मिला के बात समझ लो कि यार भाई यहाँ पर कोई भी चीजें आए ना तो टर्म्स में तो आपको मर्ज कर लेना सही ढंग से ना, ठीक है, आगे बात समझ में, ओके। चलो अब हम एक और बात बता दूं, अगर मैं पूछूं आपसे एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस के एक्स प्लस 7, तो इसमें अगर मैं आपसे बोलूँ कितने टर्म आए, तो वही चीज़ मैं पूछूंगा, 4 टर्म नहीं है, 3 ही टर्म है, क्यों, क्योंकि आपको दिख जाएगा कि x का कोफिशिएंट एक ही आएगा 5 प्लस के प्लस में। उसके बाद पूछ सकता है भाई कोफिशिएंट ऑफ x मान लो 0 है, 5 है, 10 है, कुछ भी, तो इधर से k की वैल्यू आप निकालवा सकते हो। चलो आगे बात करते हैं। हाँ भाई, अब आ गए अपन किसके ऊपर, पोलिनोमियल्स के ऊपर। तो पोलिनोमियल्स अब अपने पास कहाँ से निकल के है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन किससे मिलके बनाया, कांस्टेंट वेरिएबल ऑपरेटर्स को मिला दिया, उसके अंदर हमने टर्म्स देख लिया, कोफिशिएंट देख लिया। अब अपने पास एलजेब्रिक एक्सप्रेशन से एक फिल्टर लगेगा, उसमें एक फिल्टर लगेगा और आपके पास क्या जन्म में आएगा, उसका जन्म हो जाएगा किसका, हमारे पोलिनोमियल्स का, हमारे प्यारे पी से, प्यारे पी से पोलिनोमियल्स का जन्म हो जाएगा। तो पोलिनोमियल सबसे पहले कहां से निकले, पोलिनोमियल्स आर द एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पोलिनोमियल्स एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, ध्यान रख लेना, नोट कर लेना इसको। तो पोलिनोमियल्स एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, पावर्स इंडेक्स एक्सपोनेंट, सब एक ही चीज है। पावर इंडेक्स एक्सपोनेंट का मतलब है पावर, ठीक है, ऑफ किसका, किसका भैया, वेरिएबल्स की पावर देखनी है और किसी की पावर नहीं देखनी। हमारे पास जितने वेरिएबल्स मिलेंगे कहाँ मिलेंगे, टर्म में मिलेंगे, और उसमें टर्म कैसी होनी चाहिए, पावर जो कैसी होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर जानते हो ना, जो होल से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 चलते रहते हैं, ये है आपके होल नंबर। तो जो होल होता है वहां से स्टार्ट हो जाती है बातें, और इसको आप नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी बोलते हो। अगर आपने नहीं देखा है लेक्चर, जाके देख लो, नंबर सिस्टम के बारे में बता रखा है। तो 0 1 2 3 4 इसको नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं, ऐसे इंटीजर्स जो नेगेटिव नहीं है, यानी 0 और पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। पॉजिटिव नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव होता है, क्लियर। तो यानी अगर मैं आपसे बोलूं ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही है, सारा कचरा जो लिखा पड़ा है ना सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, पर ये पोलिनोमियल बनेगा नहीं बनेगा, मतलब प्रमोशन, प्रमोशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक अच्छा केस है पोलिनोमियल। तो वो बनेगा नहीं बनेगा, तो उसका फिल्टर क्या है कि भैया हर टर्म में जाओ,
वेरिएबल्स का दरवाजा खटखटाओ और बोलो तेरा सर दिखा, तेरे सर पे पावर क्या है, तेरे सर के ऊपर पावर अगर होल नंबर है तो पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, तो टिक करके आगे बढ़ जाना। लेकिन सारे वेरिएबल्स को चेक करना है, तो बताओ इसको चेक करके जल्दी से क्या बनेगा। तो यहाँ पर से वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, एक्स और वाई, इसकी पावर कितनी 2, इसकी कितनी 1, इसमें पावर 3, इसकी पावर कितनी 1, इसकी पावर कितनी 1। तो सारे वेरिएबल्स की, हर टर्म में वेरिएबल्स की पावर क्या चल रही है, कोई ना कोई होल नंबर। और जब तक होल नंबर रहेगा तब तक पॉलिनोमियल रहेगा, ठीक है ना। यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो ये है ही है, दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। साथ में आज से ये क्या कहलाएगा, तो आज से बड़ा होके क्या बन गया है, पॉलिनोमियल बन गया है। तो पॉलिनोमियल समझ में आ गया, पॉलिनोमियल्स आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इनके अंदर इंडेक्स पावर एक्सपोनेंट किसका, वेरिएबल्स का, कहाँ पर, टर्म्स के अंदर, वो सारी क्या होती है, होल नंबर। उसको क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल्स। नोट कर लेना अब आज के बाद, भूलना मत, ठीक है। चलो तो एग्जाम्पल है इसका। तो देखो ये चीजें तो वही मिलेंगी आपको कि भाई पॉलिनोमियल भी अलजेब्रिक फॉर्म में लिखा पड़ा है, टर्म्स मिलेंगी, कोफिशिएंट मिलेंगे, सब चीजें वही की वही है, ठीक है। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल चाहिए जे हमको, हम देंगे तुमको एग्जाम्पल। देखो भाई, x प्लस में 1/y आपके पास है, ये अलजेब्रिक फॉर्म में लिखा पड़ा है कि ये पॉलिनोमियल है। तो आप क्या बोलोगे, सबसे पहली चीज है वेरिएबल्स ऊपर दिखेंगे। ऊपर का मतलब क्या होता है, ये कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है डिनोमिनेटर में, इसको बोलो तू ऊपर आ, ऊपर आ देर से, फिर बात करेंगे, ठीक है। मतलब घर पे जाना है पर ऊपर आने के बाद बात करनी है, अंडरग्राउंड में बात नहीं होगी। तो यहाँ से आप बोलोगे कि इसको ऊपर भेजो, तो ऊपर का मतलब है कि इसकी पावर नीचे 1 लिखे भी तो ऊपर जाके क्या हो जाती है, माइनस। अब आप चेक कर लो पावर, इसको तो दिख जाएगा आपको कि यार इसकी पावर होल नंबर नहीं है, दिस इज नॉट होल नंबर, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझे नहीं समझे बाबू, समझ गए बाबू। तो कुल मिला के नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगर मैं आपसे बोलूं एग्जांपल के लिए, तो मैंने बोला √10x² प्लस में 1 में y की पावर -2। तो क्या ये है क्या भाई पॉलिनोमियल, तो आप क्या बोलोगे, तू नीचे है ऊपर आ, फिर तेरे से बात करेंगे। तो ये तो टेस्ट पास कर गया, 2 लिखा पड़ा है, ये भी टेस्ट पास कर गया क्या, हाँ मेरे को टेस्ट पास। तो सारे वेरिएबल्स की पावर अगर होल नंबर है तो ये पॉलिनोमियल होगा। समझे नहीं समझे। और एग्जाम्पल चाहिए जे, और एग्जाम्पल लेंगे, बहुत एग्जाम्पल है, भंडारा एग्जाम्पल होगा, ठीक है। चलो भाई मुझे बताओ, 7√x y है ना, √x y² -5m²n, क्या ये पॉलिनोमियल है क्या, है, देखो है क्या नहीं। तो यहां से आप देखोगे तो भाई y की पावर 2 है, ये तो सही है, लेकिन x का रूट लिखा हुआ है। रूट का मतलब आप जानते हो क्या होता है, रूट का मतलब है पावर हाफ, और जो पावर हाफ है वो होल नंबर होवे के भाई, ना होवे भाई, ना होवे, तो इसका मतलब यहाँ गड़बड़ है, और ये ना डूबो गया, ना डूबो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है पर पोलिनोमियल कोन्या, समझे समझे भाई। और एग्जाम्पल चाहे जे, एग्जाम्पल लो, भंडारा लो, थोड़ा ढंग का एग्जाम्पल सोचता हूँ, रुको मैं थोड़ा सा, गिव मी सम सेकंड्स है। चलो ठीक है, π(x)4 प्लस रूट में 5 z की पावर -12। तो याद रखना, मतलब कुल मिला के पहले सिंप्लीफाई करे उसके बाद आंसर करे। तो क्या ये है कि नहीं है, तो आप देखो ये तो टेस्ट पार कर गया, हाँ ये तो सही है, लेकिन इसकी पावर आप इसको ऊपर भी लेके जाओगे तो कोई टेंशन नहीं, जेड की पावर हाफ बन गई, और हाफ आपका होल नंबर है क्या, नहीं, इसका मतलब पॉलिनोमियल है क्या, नहीं है। तो ऐसे ढेरों एग्जाम्पल बना सकते हैं, बहुत सारे, लेकिन सबको सिंप्लीफाई करके आंसर देना, ठीक है। अगर आपका बेसिक सही है तो आपको कोई फंसा नहीं सकता है, मैं फिर भी फंसा ही दूंगा। देखो अभी आगे बात करते हैं। अच्छा और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे कि, एग्जाम्पल ले लिया मैंने ऐसा, क्यूब कर दो स्क्वायर 6x/x है ना, और यहाँ पे ले देता हूँ x के 0 के बराबर नहीं है। तो ये एक्सप्रेशन लिखा पड़ा है, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, अभी यार लग नहीं रहा सही सा, ये कुछ दिखने में अजीब सा लग रहा है। देखो ये जो समथिंग अपॉन समथिंग फॉर्मेट है ना, इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से भी ऊपर होता है, एक रैशनल फॉर्म होती है, मतलब पॉलिनोमियल से थोड़ा ऊपर होता है, फिलहाल तो ये बोल सकता हूँ अभी। तो ये जो है ना, ये सही पैटर्न नहीं है, हमारे पास इस तरह का अपॉन में फॉर्म नहीं होता है, याद रखना पॉलिनोमियल के अंदर। तो आप क्या करोगे, इसको चालाकी से सिंप्लीफाई करो, है ना, कि सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो सिंप्लीफाई करोगे तो आप क्या लिखोगे भाई, 3x³ प्लस में 5x² प्लस में 6x। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके देखो, नीचे का जो x है उसको काट रहा है, काट दो ना, काटो ऐसे। तो ऊपर बन गया 3x² प्लस में 5x, ये कट जाएगा यहाँ से,
और प्लस में 6। तो अब आप चेक करके बताओ कि फाइनल फॉर्म पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो वेरिएबल्स की पावर सारी होल नंबर है, इसका मतलब ये आपका पॉलिनोमियल है। ठीक है। अच्छा, और भी बता सकता हूँ एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल लो भाई, और एग्जाम्पल चाहिए ना, देखो एग्जाम्पल ले, तू भर भर के ले एग्जाम्पल। अगर मैंने तुमसे बोला, और थोड़ा थोड़ा सा क्या है, पार्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन है और कुछ नहीं है इसके अंदर। अच्छा, मैंने तुमसे बोला एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 6, अभी देख क्या है इसको ना, और मैंने ये लिख दिया, तो क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? बताओ। तो देखो, अगर आपने लास्ट ईयर करा है थोड़ा सा स्प्लिटिंग आती है बचपन में ना, 8th क्लास के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कुल मिला के इसको सिंप्लीफाई करो कि ये ऐसा फॉर्मेट नहीं लिखे, क्योंकि ये पॉलिनोमियल का फॉर्मेट नहीं है। पॉलिनोमियल का तो एल्जेब्रिक फॉर्म होती है, तो ये गलत है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, जा भाई। हाँ, तो अब आप ऊपर वाले को जब सिंप्लीफाई करोगे ना, इसको फैक्टराइज करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा आएगा, x+3 x+2। ये मैंने आपको करके ही बताया था, ये पीछे है ना, क्वेश्चन के अंदर देख लेना पीछे जाके। तो ये चीज़ है, अब इसको आप काट दो इससे, तो क्या बन गया x+3। तो x+3 क्या पॉलिनोमियल है क्या? बिल्कुल। इनकी पावर देखो, x की पावर देखनी है आपको, कॉन्स्टेंट की पावर नहीं देखनी है, सिर्फ वेरिएबल की। यहाँ पर चाहे √3 √5 कोई भी कचरा लिखा हो, हमको कोई मतलब नहीं है। तो ये आपके पास क्या पॉलिनोमियल है क्या? बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है, दिस इज पॉलिनोमियल। ठीक है। और देखो एग्जांपल, जैसे मैं अभी आपसे कह रहा हूँ पाई स्क्वायर, है ना, √10x और +7m अपॉन में, रुको, बस ये ले लो। तो क्या ये है क्या पॉलिनोमियल? देखो आपके पास ये सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट से मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है किससे, वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स की पावर कितनी है, सारी 1 1 1 आ रही, तो ये पॉलिनोमियल होगा। आगे बात समझ में? तो ऐसे बतेरे एग्जाम्पल बन सकते हैं, क्यूबिक का आ जाएगा आगे जाके, लेकिन अभी आपने पढ़े नहीं इतनी सारी चीजें, नहीं तो एग्जाम्पल बहुत सारे बन सकते हैं, काफी सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। तो एक और लेता हूँ, जब लास्ट ले लेता हूँ, चलो एक और लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल एक, है ना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चलो एक एक तो ये बताओ, √7 का स्क्वायर नहीं, √7 ले लिया मान लो मैंने ना, √7। तो ये √7 जो है, ये भी पॉलिनोमियल में, अब इनके नामकरण बाद में पढ़ेंगे। √7 एक कोई ना कोई कांस्टेंट है, सारे कांस्टेंट है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, एक्सेप्ट जीरो। जीरो के अलावा जो भी कांस्टेंट होंगे ना, उनको आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हो। क्योंकि आप है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो ये चीज जो है, इसको आप लिख सकते हो √7 x⁻0, ऐसे वेरिएबल पावर जीरो लिख सकते हो। और x⁻0 मतलब हमने पढ़ा a⁻0 क्या होता है, आपका 1 होता है। तो एक तरह से ये सारे के सारे पॉलिनोमियल फॉर्मेट में, तो ये भी आपको पॉलिनोमियल होता है, हम मानते हैं ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको। बाकी हम पढ़ेंगे जब आगे बताऊंगा। और एग्जांपल लो भाई, एक और एग्जांपल मेरे को याद आ रहा है। तो जैसे मैंने रूट में 2 ले लिया, x प्लस में पाई x के ऊपर ले लिया 3/2 अपॉन में √x। तो ये है, तो ये अभी अंश दिख रहा है आपको। एक काम करते हैं, इसमें y कर देते हैं यार, x ही x क्यों चलाएं। अब देखो, अब आपको दिख रहा है, तो अब आपको क्या करना है, सीधा आंसर दे सकते हो आप नहीं, पहले सिंप्लीफाई करना है ना भाई, सिंप्लीफाई। अब मुझे ये क्वेश्चन याद आ रहा है, ऊपर 3/2 लिखा पड़ा है, तो अब आप मुझे बताओ, √x का मतलब पावर हाफ होती है। और आपको याद होना चाहिए कि हमने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में एक्सपोनेंट वाले रूल, a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो नीचे वाली जो है ऊपर वाले में माइनस हो जाएगी। √2y प्लस में पाई x⁻³ माइनस हाफ। तो अब मुझे बताओ ये कितना बन जाएगा भाई साहब? ये आपका बन जाएगा, इसका एलसीएम ले लोगे तो 3/2 माइनस 1, तो ये जाएगा आपका 2/2, और ये कट के कितना जाएगा, तो √2y प्लस में x आ जाएगा, पाई x। और अब आप देख लो वेरिएबल्स की पावर कितनी आ रही है, कितनी सुंदर पावर आ रही है। तो ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन बने ना, आपको कुछ भी मिले, पहले सिंप्लीफाई करना फिर आंसर करना। वेरिएबल्स आपके नीचे नहीं होने चाहिए डिनोमिनेटर में, ऊपर होने चाहिए विद पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, इसको बोलते हो आप होल नंबर। ठीक है ना, पॉजिटिव नहीं बोल सकता, नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलूंगा, क्योंकि पॉजिटिव में तो जीरो नहीं आएगा ना, होल नंबर मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। हो गया यहाँ से, ये हो गया, एक सेकंड आगे बात करते हैं। हाँ भाई, डिग्री पे आ जाओ। डिग्री, अब डिग्री क्या है, डिग्री पहचान है। क्योंकि अब आप सोचो कोलोमेल्स में जो आपके वेरिएबल्स आएंगे, पावर क्या हो सकती है, मिनिमम से मिनिमम कितनी होगी, जीरो, और मैक्सिमम तो कोई भी नंबर हो सकता है। तो जो पावर आएगी ना, वो अपने पास वेरिएबल्स की हर टर्म में वो हाईएस्ट वगैरह कुछ सब बड़ा हो सकता है। ऐसे नहीं बोलते कि भाई साहब ये इंसान की डिग्री से ज़्यादा, तो ये थोड़ा सा वैल्यू उसकी ज़्यादा मिलेगी, किसी की डिग्री कम है तो उसको वैल्यू कम मिलेगी। तो कहीं ना कहीं डिग्री जो है ना, एक पार्ट ऑफ कंपैरिजन है।
जिससे आप आराम से पहचान सकते हो कि ये पॉलिनोमियल कौन सा है, कैसा है, इसके फलाना क्या होंगे, इसके जीरोस क्या होंगे आगे ना, वो सब चीजें आप पता लगा सकते हो। मतलब डिग्री के बारे में आपको जानकारी लेनी पड़ेगी। तो अभी जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, जैसे मान लो ये, तो अगर मैं बोलूँ इसकी डिग्री क्या होगी, तो अभी हमारे पास इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, तो पॉलिनोमियल है 1 2 3 4 5 वेरिएबल्स। तो आपको क्या करना है भाई, हर टर्म में जाना है। अब हर टर्म में गए तो पॉलिनोमियल होना चाहिए, उसके बाद डिग्री होगी। तो पॉलिनोमियल तो सारे हैं, सबकी पावर सही है वेरिएबल्स की। तो इसमें जो वेरिएबल्स की पावर का जो सम आ रहा है ना टर्म में, वो देखो कितना आ रहा है, इसमें 6 आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है 11, और इसमें कितना आ रहा है 6। इसमें कोई है ही नहीं तो इसमें अकेला होगा। तो जो भी हाईएस्ट पावर आएगी ना, हाईएस्ट सम ऑफ द पावर्स ऑफ वेरिएबल इन अ टर्म, उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री। तो यहाँ पर से इसकी डिग्री कितनी आएगी, इसकी डिग्री आएगी कितनी, 11। ठीक है, तो यानी कि इसमें पॉलिनोमियल इन मल्टी वेरिएबल की बात हो रही है। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में, तो लिखा पड़ा था हाईएस्ट सम ऑफ पावर्स ऑफ वेरिएबल इन अ टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी डिग्री बोलते हैं। क्लियर है, चलो ओके। अब इसमें क्वेश्चन आ गया, वैसे डिग्री अभी हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है। बस थोड़ा थोड़ा सा सब चीज बता के चल रहा हूँ, बेसिक बातें। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। इफ द डिग्री ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, यानी कि यहाँ पर से दो पॉलिनोमियल है, एक एफ एक्स और जी एक्स, इनकी डिग्री 15 और 10 है, तो बताओ यहाँ पर से डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या होगा। समझे। तो अब मेरे पास एफ एक्स इंटू जी एक्स करूँ और आपकी डिग्री पूछ रहा है। तो देखो डिग्री के लिए मैं आपसे पूछूं, एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जैसे मान लो कि मेरे पास ये आ गया, तो अगर मैं पूछूं इसकी डिग्री बताओ, तो सबसे पहली चीज तो पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, पॉलिनोमियल आएगा। ठीक है, ये पॉलिनोमियल आएगा, है ना। ऐसा मान लो कि मैंने क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो मैंने एक पीछे क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, फिर से दोबारा पीछे जाऊं, तो हमारे पास जो ये वाले थे ना, उसमें एक क्वेश्चन और ये भी बना सकते हैं हम लोग कि भाई ये वाला ऐसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स इंटू में एक्स प्लस वन, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो ये फैक्टर फॉर्म में लिखा पड़ा है, इसको एल्जेब्रिक फॉर्म में ढालोगे, उसके बाद देखोगे वेरिएबल्स की पावर सही आ रही है, तो आप क्या बोलोगे कि हाँ भाई ये पॉलिनोमियल है। तो वैसे चेक करने का तरीका यही है कि इसको मल्टीप्लाई करो, तो एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस में एक्स। तो क्या ये अब आपका पॉलिनोमियल है, बिल्कुल एल्जेब्रिक फॉर्म में आ गया और सबकी पावर एकदम सही है डिग्री में। अच्छा एक मिनट रुको, ये क्यूब चल रहा है ना यहाँ पे, हाँ अब सही है ना एकदम। एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखोगे कि भाई यहाँ पर से वेरिएबल्स की पावर सारी सारी होल नंबर है, इसका मतलब पॉलिनोमियल है। तो पहले एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसके बाद पॉलिनोमियल हो या ना हो वो चेक करना है। क्लियर है मेरी बात। जैसे और भी क्वेश्चन बना सकते हो इसका, जैसे पीछे करा के आपको है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ये चीज़ है। अब दिखने पे मत जाना कि नीचे आ रहा है इसके अंदर, तो एक्स की पावर माइनस वन बन जाएगी। पहले सिंप्लीफाई करें फिर आंसर करें। तो जब आप आंसर करोगे तो आपको दिख जाएगा कि अंदर मल्टीप्लाई करते एक्स क्यूब प्लस में ये बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो कट जाएगा, एक एक्स एक्स बचेगा, फिर एक्स स्क्वायर बनेगा और ये आ जाएगा आपका प्लस वन। तो फाइनली आपके पास ये आ रहा है, और इसमें देख लो सबकी पावर होल नंबर है और यहाँ पर ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बोला था ना एक्स की पावर 0 लिख सकते हो। तो ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल होगा। समझे समझे, तो कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है अपन लोग। तो ऐसे ही यहाँ पर से जब हम बात कर रहे हैं इसमें डिग्री की, तो डिग्री के लिए पहले पॉलिनोमियल होना चाहिए, उसके बाद तो डिग्री की बात होगी। तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो नो डाउट ये बन जाएगा पॉलिनोमियल। मैं आपसे कह रहा हूँ कि पॉलिनोमियल है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये आपका पॉलिनोमियल है। चलो मैंने बोल दिया। अब आपको डिग्री बताइए, तो देखो डिग्री निकालने के लिए आप मेहनत मत करो कि पूरा सबको मल्टीप्लाई करना है। आप तो ये सोचो कि डिग्री क्या होगी, तो हाईएस्ट पावर होगी। तो अब आप सोचो कि हाईएस्ट पावर कैसे निकलेगी, तो इधर की जो हाईएस्ट है, इधर की जो हाईएस्ट है उसी टर्म को तो आप मल्टीप्लाई करोगे तभी तो हायर डिग्री निकल के आएगी। कि यहाँ से जो भी टर्म आ रही है हायर डिग्री वाली वो ये है, यहाँ से आएगी हाईएस्ट वाली 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जुड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो एक्स की पावर 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे एक्स की पावर 5 से, तो आपके पास एक्स की पावर कितनी आएगी, 5 प्लस 3 कितना जाएगा, एक्स की पावर में 8। एक्स की पावर में कितना आ गया, 8। तो इसकी डिग्री कितनी आ गई है, इसकी डिग्री आ गई कितनी, 8। तो ये चालाकी से आप थोड़ा जल्दी कर सकते हो। वैसे तो आप पूरा मल्टीप्लाई करोगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन आपको सोचना है कि भाई यहाँ से हाईएस्ट पावर कब मिलेगी, जब इधर का हाईएस्ट मैच करेगा तो आपको हाईएस्ट मिलेगी। ठीक है, तो जब तो कहते हैं दो बड़े लोग मिलकर और बड़े पावरफुल हो जाते हैं। ठीक है, चलो तो अब इसी कॉन्सेप्ट से सोल्व करते हैं इसको। तो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री का मतलब है इसमें जो हाईएस्ट पावर आ रही है वो कितनी आ रही है, 15। और इसकी डिग्री कितनी आ रही है, इसकी डिग्री आ रही है आपकी कितनी, 10। तो अब आप यहाँ से इसका आंसर निकालोगे भाई, इनको मल्टीप्लाई करके जो भी पॉलिनोमियल आएगा, पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करके दूसरा कोई पॉलिनोमियल आ रहा है ऐसा मान रहे हैं, तो उसकी डिग्री क्या होगी। तो यहाँ से आप सोचो कि इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो इनका मल्टीप्लिकेशन
होगा। अब मल्टीप्लीकेशन टर्म्स का होगा, लेकिन पावर तो जुड़ेंगी, तो यानी कि यहाँ पर से इनका जो सम कर दो, सम कितना जाएगा 15 प्लस 10 कितना जाएगा 25, तो 25 इसका आंसर आना चाहिए, और वो ऑप्शन कौन सा है बी। मल्टीप्लाई मत कर देना, टर्म्स मल्टीप्लाई होगी तो पावर्स में जुड़ेगा, वही तो मैंने आपको बताया, तो इसका आंसर कितना जाएगा 25। क्लियर, आगे बात समझ में, चलो आगे बात करते हैं। अब अपने पास क्वेश्चन क्या है, डिग्री ऑफ दिस दिस दिस, अच्छा चालाकी वाले तो यहाँ से 1 + 2x + 3x² + 4x³ ये ऐसे 9 टर्म्स चल रही है, तो इसकी डिग्री बताओ क्या होगी। तो आप देखो खुद सोचो, 1 + 2x प्लस में 3x² प्लस में 4x³ प्लस में डॉट 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 प्लस में ऐसे 9 टर्म्स चल रही है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, तो डिग्री इज द हाईएस्ट, जो भी हाईएस्ट आपकी आएगी, यहाँ से डिग्री क्या होगी, तो देखो हाईएस्ट कितनी आएगी, तो इसमें इसमें 0 आएगी, इसमें 1 2 3 ऐसे करते करते, अब आप देखो कि ये आपकी टर्म 2 है, और इसमें पावर कितनी आ रही है, पावर मतलब डिग्री बोल दो इसमें, चलो पावर बोल दो, पावर कितनी आ रही है 1, ये टर्म आपकी 3 है, तो पावर कितनी आ रही है इसमें 2, ये आपकी टर्म कितनी है 4, तो इसमें पावर कितनी आ रही है 3, तो आप समझ गए कि टर्म जो भी आ रही है ना उससे एक कम पावर है ना, एक कम पावर है। तो ऐसे करते 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 ऐसे 1 2 3 4 ऐसे कितने टर्म है टोटल, 9 टर्म है, तो अगर टर्म आपके पास 9999 आ रही है, तो इसमें पावर कितनी आएगी, पावर आएगी इसकी एक का मीनिंग 998, तो जो भी हाईएस्ट पावर है वही आपकी क्या बन जाएगी इसकी डिग्री, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा आपका तीसरा। समझे नहीं समझे, तो ये कह रहा है एक तो ऐसे कर करके 999 टर्म आ रही है, तो जो भी टर्म है उससे एक कम आपकी डिग्री हो रही है, तो टर्म आपकी कितनी, जैसे 4 है तो डिग्री उससे एक कम आ रही है, तो हाईएस्ट पावर कितनी आएगी 998, वही इसकी डिग्री है। चलिए आगे बात करते हैं। अब आपसे कह रहा है क्वेश्चन के अंदर क्या, इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 33, अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 33 है, तो बताओ डिग्री ऑफ इट्स एडिटिव इनवर्स क्या होगी, है ना, डिग्री ऑफ इट्स एडिटिव इनवर्स बताओ क्या होगा, तो एडिटिव इनवर्स का मतलब समझते हो, जैसे कि मान लो हम लोग बचपन में पढ़ते हैं ना, एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स क्या होने वाला है, तो एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि कुछ ऐड करना है उसका उल्टा हाँ, ठीक है, यानी मैं आपसे पूछूं कि भाई सीधा 5 में क्या ऐड करूं जिससे आंसर कितना आ जाए 0, तो 5 में क्या ऐड करूं जिससे आंसर 0 आ जाए, तो उसको बोलते हो एडिटिव इनवर्स, यानी कि यहाँ से ये, तो ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हो गए, ए आई का जमाना है ना एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स यहाँ पर से एक वैल्यू को उसमें क्या ऐड करूँ कि वापस से 0 आ जाए, तो सोचो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस साइन अपोजिट है, तो अगर मैं पूछूं -5 एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो -5 एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 5, यानी साइन बदल दो, बस प्लस की वैल्यू तो माइनस बना दो, पाई का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -पाई, है ना, 2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा 2/3 का -2/3, तो बस साइन लगाना है आपको, प्लस या माइनस, कुल मिला के बात समझ में आ गई। तो कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 33 है, तो बताओ उसकी एडिटिव इनवर्स की डिग्री क्या होगी, तो देखो भाई सीधी सी बात ये है कि अगर मान लो कोई पॉलिनोमियल है x⁻33, ये मान लो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 33 और ये पॉलिनोमियल भी है, कुछ भी मान लो एग्जांपल के लिए, ओके, उसके बाद आपसे कह रहे हैं एडिटिव इनवर्स बताओ, तो एडिटिव इनवर्स का मतलब है 0 आएगा, तो आप उसमें क्या ऐड करोगे जिससे कि 0 बन जाए, खुद बताओ क्या बनेगा, तो वापस से यही तो लिखना पड़ेगा आपको, सेम टू सेम, नहीं सही है, तो इसका मतलब यहाँ पर से इसकी डिग्री कितनी आने वाली है, तो इसकी एडिटिव इनवर्स की डिग्री भी कितनी आएगी, वो भी आपके पास सेम ही आएगी, क्योंकि जब भी तो कैंसिल आउट होगा, तो इसका आंसर कितना आएगा 33। ओके, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप, बाकी आप चाहोगे नहीं सर मैं तो एग्जांपल बोलूँगा, जैसे 33 + 1 ले लिया, तो आपको करना पड़ेगा कि भाई यहाँ से इसका एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए माइनस कर दो, इसे माइनस कर दो, नल हो जाएगा, तो अब आपको दिख रहा है फिर से यही आएगा, तो कोई सा भी काउंटर एग्जांपल ले लिया करो ऐसे क्वेश्चन में ना, ये कैंसिल 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 सब कट गया, तो 0 आ गया, तो कितना आ गया एडिटिव इनवर्स की डिग्री, वही 33। ठीक है, चलो, हाँ जी, अब पोलिनोमियल्स जो थे ना हमारे पास, उसमें अलग अलग वेरिएबल्स आ रहे थे, लेकिन अपने सिलेबस में जो आएगा ना वो आएगा सिर्फ एक वेरिएबल, कितना, एक है, इतनी सारी बातें करी और एक वेरिएबल आएगा, हाँ एक टाइम पर एक ही आएगा, तो पोलिनोमियल्स लेकिन कंटेनिंग वन वेरिएबल को हम देखने वाले हैं, तो उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो पीएक्स का मतलब क्या है, पोलिनोमियल कंटेनिंग कौन सा वेरिएबल, पोलिनोमियल कंटेनिंग एक्स वेरिएबल, यानी कि अब आप पूछोगे सर क्या पीएक्स से लिख सकते हैं, नहीं नहीं नहीं, इसको और भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो पीएक्स की जगह आप और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, देखो और कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जैसे जी एक्स, एच एक्स,
है ना, एम एक्स, एल एक्स, क्यू एक्स, एफ एक्स, ऐसे कुछ भी कोई भी लिख दो और बीच में ब्रैकेट में वो लिखोगे जो वैल्यू चल रहा हो। मतलब एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने एक सिंपल से लिया भाई 3y² प्लस में 10y+7, तो ये आपका कोई ना कोई पोलोमियल है इसमें, लेकिन वेरिएबल y चल रहा है, तो इसको आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसका आप नाम दे सकते हो कि भाई मैंने जैसे नाम दे दिया h(y), ऐसे। तो जो वेरिएबल आएगा वो लिख दो ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब ये तो चीज़ समझ में आ गई कि ये रिप्रेजेंटेशन करने का था, ऐसे लिखते हैं इसको, कि बड़े सारे कचरे का नाम दे दिया px, ठीक है। अब ये इसका जर्नल फॉर्म लिखा पड़ा है, ठीक है। जनरल फॉर्म कैसे, मतलब एग्जाम्पल समझो, देखो एग्जाम्पल समझो ये भी। जैसे मैंने 3x² प्लस में 5x प्लस में 6 लिखा, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। अब इसकी जनरल फॉर्म देखो, ध्यान से देखो मैंने लिखा कैसे, अपने आप से पहले पावर 2 फिर 1 उसके बाद पावर क्या लिखी, 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है लिखने का, इसी को बोलते हैं जनरल फॉर्म। तो आप यहाँ से देखोगे तो यही चीज़ तो लिखे पड़ी है। इसकी जनरल फॉर्म देखो क्या है कि यहाँ से ही आपके पास ये सारी चीज़ें क्या आ रही हैं, ये आ रही हैं आपके टर्म्स, क्या आ रही हैं आपके पास, ये टर्म्स। तो ये आपकी टर्म है, ये भी आपकी टर्म है, ये भी आपके टर्म है, तो बहुत सारी टर्म है। तो इसका मतलब एल्जेब्रिक फॉर्म तो दिख गई आपको कि हाँ जी ठीक है। उसके बाद यहाँ पर से आपको पता है कि ये पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल है तो इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी दिख रही है आपको, n, फिर n-1 तो घट रही है। लास्ट कहाँ तक जा रही है, x⁻1 है, उसके बाद आपको पता है x⁻0 लिखते हैं ऐसे, इस तरह से मान लो। तो कुल मिला के जो हाईएस्ट पावर है ना वो आपकी क्या है इसमें, n। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि इसकी डिग्री क्या होगी, n। ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है, कितना, n डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर से और बातें बताता हूँ, तो जो आगे लिखे पड़े ना an-1, an-2 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ से a1 और a0, ये जो चीज़ें हैं अपने पास, इसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट तो है ही है सारे, कि भाई हाँ ये ठीक है कोफिशिएंट है, साथ में सारे के सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। और कांस्टेंट में भी कैसे कांस्टेंट है, ये सारे रियल नंबर होते हैं, क्या होते हैं, रियल नंबर। कोफिशिएंट में भी कैसे है, कांस्टेंट होंगे और सारे क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। तो an-1, ठीक है। अच्छा, एक खास बात याद रखी जाती है कि डिग्री के अंदर जो हाईएस्ट पावर होती है ना, या हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट, जो भी हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसका कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कि भाई यहाँ से x का कोफिशिएंट 0 हो गया, तो आप खुद सोचोगे तो ये 0 होते क्या बन जाएगा आपका, डिग्री 2 हो जाएगी, से क्या बन जाएगा, डिग्री 1 हो जाएगी, है ना। डिग्री कम हो जाएगी, डिग्री घट जाएगी। तो हम तो थोड़ी चाहेंगे कि डिग्री कम हो, तो हम क्या बोलते हैं कि जो भी डिग्री फिक्स कर रही है ना उसका कोफिशिएंट आपका कभी भी 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि इधर से an आपका हमेशा क्या रहेगा, नॉट इक्वल टू 0। ये ध्यान रखना चाहिए ना, हायर डिग्री का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होता है। तो ये n डिग्री का बोलने में मतलब nth डिग्री है, तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होगा। बाकी सारे पीछे कुछ भी हो सकता है, पर ये 0 नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब समझे नहीं समझे आप, तो इसकी डिग्री कितनी आ रही है, इसकी डिग्री आपके पास 2 आएगी। ओके, और बातें हम करेंगे अभी, धीरे धीरे समझेंगे सब चीज़ों को। अच्छा अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं सिंपल सा कि भाई यहाँ पर से 3x² प्लस में 5x³ प्लस में 0 × x⁴ + 7, इसकी डिग्री क्या होगी? अगर मैं सिंपल सा पूछूं भाई इसकी डिग्री क्या होगी, तो आप इसकी डिग्री क्या बोलोगे, इसकी डिग्री जो है 4 दिख रही है इस पर, उसका कोफिशिएंट 0 हो गया। मतलब ये बेवकूफ़ बनाया गया है, इसकी डिग्री ये नहीं आएगी, 0 इसकी डिग्री नहीं है, इसकी डिग्री 0 नहीं है। तो इसकी डिग्री क्या होगी, जो भी 4 के बाद हाईएस्ट है वो कितनी है, तो इसकी डिग्री कितनी आएगी, 3। तो ध्यान रखना ना इस चीज़ को कि डिग्री आपकी वही होती है जिसका कोफिशिएंट नॉन जीरो होगा। तो यहाँ से 4 का कोफिशिएंट दिख रहा है आपको, 0 दिख रहा है, तो ये डिग्री नहीं है। क्लियर है, आगे मेरी बात समझ में? तो डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल फिलहाल, क्योंकि एक ही वेरिएबल है, उसको हम आगे समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल के अंदर, ठीक है। उसके क्लासिफिकेशन करेंगे तब और समझेंगे। बाकी इतना समझ में आ गया आपको डिग्री के बारे में। तो डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो जो भी हाईएस्ट पावर दिखेगी वो आपकी डिग्री कहलाती है, ठीक है। अच्छा, इसमें और क्या बातें करें, तो ये आपका पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल है, ठीक है। एक टाइम पर एक वेरिएबल दिखेगा, x y z t l m n कुछ भी दिख सकता है, ओके। कोफिशिएंट टर्म वगैरह सब कुछ आएगा। चलो आगे बात करते हैं फिर इसमें ना। तो अब देखो अपने पास एक क्वेश्चन आया है कि अपने पास ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग आपसे बोल रहा है कि पहला तो डिग्री बताओ इस पॉलिनोमियल की, दूसरा x2 का कोफिशिएंट बताओ, x⁻6 का कोफिशिएंट बताओ, और कांस्टेंट टर्म बताओ क्या होगी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसकी डिग्री बतानी है आपको। तो देखो ये सही फॉर्म में लिखा पड़ा है यहाँ से, लेकिन थोड़ा सा इसको सही करो तो आप देखोगे कि ये आपका x³ प्लस में 2x प्लस 1 अपॉन में 5 -7/2x² माइनस x⁻6। तो पहले सिंप्लीफाई कर लो इसको ना, तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये x³ के नीचे 5 को ट्रांसफर करो,
ताकि अपनी फॉर्मेट सही आ जाए भाई। ठीक है, अब आप आंसर करो। तो हाईएस्ट पावर कौन सी डिग्री आपको दिख रहा है यहाँ पर से? डिग्री हो जाएगी इसकी 6, है ना। इसकी डिग्री तो कितनी है? पहला, डिग्री इसकी 6 आ गई। दूसरा हमारा कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब बताओ। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना आएगा? देखो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है ना यहाँ पर से, ये एक्स क्यूब है, तो इसको आप ऐसे लिखोगे 1/5 एक्स क्यूब। तो ये आपका कोफिशिएंट आ गया कितना इसका? ये आ गया आपका 1/5 आ गया। उसके बाद तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 6। तो एक्स की पावर 6 का कोफिशिएंट कितना आ रहा है? ये अपना आएगा, ये रहा, कहाँ है, -1। माइनस एक्स की पावर 6 में से जो कोफिशिएंट आ रहा है वो आपका कितना आ जाएगा? -1। सिंपल है ये तो। उसके बाद आएगा अगला फोर्थ। फोर्थ क्या आएगा? कांस्टेंट टर्म बताओ कौन? तो कांस्टेंट टर्म ये जिसमें वेरिएबल नहीं आया, तो वो आपका 1/5 है। तो इस तरीके से छोटू मोटू क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी मोटी है। ठीक है, आगे बात करते चलो। हाँ भाई, अब अपने पास आ रहा है फाइंडिंग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एनी वैल्यू। मतलब देखो क्वेश्चन लिखा पड़ा है आपके पास कि अपने पास है ना पॉलिनोमियल। देखो अगर मैं आपसे थोड़ी देर के लिए स्टार्टिंग वाली बात करूँ कि भाई वेरिएबल समझे थे ना अपन लोगों ने, तो अब अपने पास देखो आपके पास ये एक्स वेरिएबल है, तो एक्स वैल्यू डालने से आपका आंसर कहीं ना कहीं वेरी करेगा। तो पॉलिनोमियल अपने आप में एक वेरिएबल ही है, बस थोड़ा सा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्मेट में था, उसमें थोड़ा सा वेरिएबल्स की पावर अच्छी मिल गई, तो उसको आपने बोल दिया पॉलिनोमियल। तो बाकी है ये अपने आप में एक वेरिएबल है ना, ऐसा सोचो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप एक्स की वैल्यू आप जैसे जैसे खिलाते जाओगे तो इसका आंसर बदलता जाएगा। तो इसमें मैंने आपसे पूछा है फाइंड पी एक्स, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी कितने एक्स बराबर 2 पे। तो इसका मतलब यहाँ पर से पी ऑफ 2 बोलते हैं इसको। एक्स की वैल्यू 2 डाल दो इसके अंदर, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर -10 इंटू 2 प्लस 2। तो ये चीज़ कितने में? 2 दूनी 4 थे, 12 माइनस में 20 प्लस 2, तो आ जाएगा 12 -20 -8 प्लस 2 कितना हो जाएगा? -6। यही आ रहा है, 2 दूनी 4 तो या 12। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल की वैल्यू एट एक्स बराबर 2। कुछ भी पूछ सकता है, एक्स बराबर 1 0 कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी चीज़ डलवा सकता है। तो इस तरीके से सिंप्लीफाई करने बहुत आराम से हो जाते हैं। चलो आगे बात करते हैं। देखो हमारे पास अब क्वेश्चन अपने पास है पी एक्स बराबर ये, तो पी एक्स प्लस पी ऑफ माइनस एक्स पूछ रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पास पी एक्स दे दिया उसने, बाकी तो हम कर लेंगे खुद, अब तू रहने दे भाई। तो देखो इसमें पी एक्स प्लस पी ऑफ माइनस एक्स पूछ रहा है, तो देखो कोई बड़ी बात थोड़ी है यार। वहां पर 2 डलवाएगा तो एक्स की वैल्यू जो भी चीज़ इसके अंदर जाएगी ना, जो भी चीज़ें यहाँ पे मिलती है ना, वो एक्स की जगह खिला दो। अगर कल को आपसे बोले कि भाई पी ऑफ के अपॉन 2 बताओ कितना होगा, तो एक्स की जगह जो भी इसके अंदर वैल्यू है वो कहाँ खिलाओगे? एक्स की जगह। जो भी इसके अंदर जो लिखे आएगी ना वो कहाँ खिलाओगे? एक्स की जगह। जो भी वेरिएबल वाई है तो वाई के साथ खिला दो। कुल मिला के चीज़ याद रखनी। तो अब आप यहाँ पर से पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ माइनस एक्स पूछा, तो पी ऑफ माइनस एक्स निकालने में कोई बड़ी बात थोड़ी है। मैंने आपको क्या बोला, जो भी यहाँ लिखा होता है उस कचरे को कहाँ बैठाओगे? एक्स की जगह। तो 3 माइनस एक्स प्लस में 2 एक्स की जगह बैठा दो कुल मिला के। तो ऐसे कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट सीख लो। अब इनको आपको ऐड करना है, तो पी ऑफ एक्स प्लस में पी ऑफ माइनस एक्स कितना आ गया? इसको आप सोल्व करोगे तो -3x+2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आएगा इसका? 4। ये इसका आंसर है। ठीक है, ध्यान रखना ना, जो भी चीज़ें इसके अंदर लिखी होती है वो सिर्फ एक्स की जगह बैठा दे। चलो, तो अब अपने पास क्वेश्चन क्या आ रहा है? एक और कंसिडर एक्सप्रेशन, ये एक्स की पावर m -1 + 3। ओके, एक्स की पावर m-1 + 3 एक एक्सप्रेशन है, और m आपका कोई कांस्टेंट है। ठीक है, व्हाट इज द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, यानी m की सबसे छोटी वैल्यू जो इंटीजर हो वो कौन सी है, ताकि एक्सप्रेशन क्या बन जाए? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल होता, अच्छा मिस प्रिंट हो गया, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल वेरिएबल 2 बार आ गया, छोड़ा दो। ठीक है, चल जाएगा काम, दिख हाँ भाई, तो m की वैल्यू डाल, तो ऑप्शन ओरिएंटेड था, m की वैल्यू इनमें से क्या हो ताकि ये पॉलिनोमियल बन जाए इन वन वेरिएबल। तो m की वैल्यू अगर आप 0 डालोगे, 0 -1, है ना। तो अगर मैं ऑप्शन ए चेक करूंगा तो 0 तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि 0 डालते 0 -1, तो -1 पावर हो नहीं सकती, तो उसको पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। अगर मैं आपसे बोलूंगा बी की वैल्यू 1 डालो, तो एक्स की पावर 1 -1 क्या बनेगी? 0। 1 -1 0 बन जाएगा। तो 0 जो बन जाएगा ना, देखो मान लो डाल दिया मैंने एक्स की पावर में 1 -1 + 3, तो एक्स की पावर 0 + 3, तो ये हो जाएगा आपका एक तरह से 4, है ना। एक्स की पावर 0 आपका 1 हो जाएगा। पॉलिनोमियल तो है, पॉलिनोमियल तो है, लेकिन इसमें वेरिएबल नहीं है ना। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ये नहीं है, इसमें वेरिएबल ही नहीं है, ये वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब ही नहीं है। उसके बाद सी जाओ,
दो, तो दो डालोगे तो एक्स की पावर में 2 - 1 + 3, ये कितना हो जाएगा, ये एक्स की पावर +3 है, तो ये है पोलिनोमियल और वन वेरिएबल में भी है। अगर मैं 3 डालूंगा तो 3 डालेंगे तो अपने पास ये आ जाएगी, और एक्स की पावर में 3 - 1 + 3, तो ये आपका जाएगा कितना, x² + 3, तो ये भी पोलिनोमियल है और वन वेरिएबल में। तो देखो यहाँ से ये दोनों आंसर तो वैलिड ही नहीं है, क्योंकि ये तो जीरो डालने से तो वैसे ही नेगेटिव आ रहा है, तो एक्स की पावर -1 आएगी इसमें, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा, ये तो पोलिनोमियल ही नहीं है। तो पोलिनोमियल इन वेरिएबल बी भी नहीं है, ए भी नहीं है, तो ये तो वैसे ही हटा दो। अब सीओडी दोनों के दोनों पोलिनोमियल है इन वन वेरिएबल में ना, पर उसने कहा है कि आपसे लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू बताओ, सबसे छोटी वैल्यू बताओ इंटीग्रल में। तो इसमें से एक्स की वैल्यू इसमें डाली थी मैंने, एम की वैल्यू कितनी, 2, इसकी वैल्यू डाली 3, तो जो सबसे छोटी वैल्यू है ना वो आपकी 2 आएगी इंटीग्रल में, जिससे कि आपका ये है पोलिनोमियल क्या बन रहा है, वन वेरिएबल में बन रहा है। तो आपका आंसर क्या आएगा, ये आपका आंसर आएगा सी। ठीक है, तो लीस्ट वैल्यू पूछ रहा है, बाकी 3 से भी आपका पोलिनोमियल बन रहा है वन वेरिएबल में, लेकिन वो लीस्ट वैल्यू नहीं है एम की। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पी एक्स ये दे रखा है और जी एक्स ये दे रखा है, तो फाइंड ये करना है। अब भाई साहब ये क्या है, दिखने में अजीब सा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें जो जो वैल्यू पूछ रहा है उसको निकाल दो ना। P(2) पूछ रहा, P(2) कितना आएगा, 2 × 2 - 2 का स्क्वायर + 2, ये कितना आ गया भाई, 4 - 4 + 2, तो ये आपका 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद अगली चीज पूछ रहा है g(-1) कहाँ आएगी, g(-1), तो g कहाँ है, जी है, इसमें डालो 5 - 1 + 2, तो ये जाएगा -5 + 2 -3। उसके बाद अगला फिर g(3) है, g(3) तो भाई 5 × 3 + 2, 5 × 3 = 15 और 2 17, 5 × 3 = 15 और 2 17। फिर पूछ रहा है P(0) यूज होएगा इसमें, तो P(0) कितना आ गया, P(0) कहाँ है, जीरो, ये रहा। P(0) में रखो 2 × 0, 2 × 0 -0 का स्क्वायर +2, तो खत्म, ये तो जाएगा आपका 2, है ना, तो यही आ रहा है अपने पास, है ना। उसके बाद आप इन वैल्यूज को यहाँ रख दो, बस सिंपल है, ये जो पूछ रहा है ना आपके पास, यहाँ रख दो, P(2) अपॉन में g(-1) + g(3) P(0) कितना बन जाएगा, P(2) अपना आ रहा है कितना, 2, g(-1) कितना आ रहा है, g(-1) आ रहा है -3, फिर g(3) आ रहा है आपका 17, 17 की पावर कितनी आ रही है, 2, तो ये आएगा भाई -2/3। अभी आप सोल्व करना है, 17 का स्क्वायर कितना था, 289, इसका आप एलसीएम ले लेना, 3 -2 प्लस में 3 नाम 27, 7 2 कैरी, अच्छा 24 और 2 26 का 6 3 कैरी है, 26 6 3 कैरी 2 कैरी, 867 आ रहा है, एक मिनट चेक कर लो दोबारा, 3 × 9 करेंगे 27 7 2 कैरी, 24 और 2 26 6 2 3 8, ठीक है, तो ये लगभग आपका आंसर आएगा, इसको 2 माइनस करेंगे तो 865/3। तो बस ये है इसका एग्जाम आंसर, तो कुछ भी आया ऐसा क्वेश्चन कुछ भी बना सकता है, तो बस आपको फ्रेमवर्क समझ में आना चाहिए, उसके बाद तो कुछ ही कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें अपने पास, द पोलिनोमियल इन एक्स, ठीक है, कोई पोलिनोमियल है एक्स के अंदर, ये रहा। ठीक है, पहले लिख देता हूँ इसको, पी एक्स² + kx + 5, ठीक है। अब कह रहा है के कांस्टेंट है, ठीक है, एट x = 2 द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल इज 15, यानी कि x = 2, यानी कि P(2) आपको डाला तो आपने दे रखा है कितना, 15, एक्स वैल्यू 2 पर 15 मिल रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, यानी आपसे पूछ रहा है P(5) कितना होगा, ये बताओ। अब P(5) अगर मैं इसमें डालूंगा तो के मिसिंग है, तो P(5) डालने के बाद आंसर सही नहीं आएगा। पहले के निकालने के लिए आपको ये जुगाड़ यूज करो, जैसे आप इसके अंदर डालोगे 2, तो 2 डालो इसमें, 2 का स्क्वायर प्लस में k × 2 प्लस में 5 बराबर कितना जाएगा, 15, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस में 2k + 5 बराबर 15, यहाँ से कितना जाएगा, तो 2k प्लस में 9 बराबर 15, तो 2k बराबर 15 - 9 6 हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब k की वैल्यू 3 आ गई यहाँ से, तो बस खत्म क्वेश्चन। वो आपसे पूछ रहा है P(5) बताओ, तो P(5) निकाल दो। हाँ भाई, इसमें से उठाओ, अब इसमें पहले k की वैल्यू रखो, कितनी आ रही है, 3 और x की 5, यही है ना, 25 + 15 + 5, तो ये जाएगा कितना, 20 20 45, ये इसका आंसर है। ठीक, चलो ओके, चलो तो अब हमारा लेक्चर हो गया खत्म। तो लेक्चर खत्म हो गया है, सीखना खत्म नहीं हुआ है। सारे जो आज के कॉन्सेप्ट बताए उनको अच्छे से पढ़ लेना, बिल्कुल बेसिक बातें करी हैं आज तो, लेकिन बेसिक में भी छोटी छोटी बारीकियां हैं जिनमें गड़बड़ हो जाती हैं आपके द्वारा, क्योंकि अब क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से छोटे से कॉन्सेप्ट से बड़ा बन जाता है, इसलिए गलतियों की गुंजाइश नहीं छोड़नी है आपको।
ठीक है, तो अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसके बारे में, डिग्री के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में, जीरोस के बारे में। डिग्री के बारे में क्यों, क्योंकि डिग्री से आप क्लासीफाई करना सीखोगे, उसके नामकरण, लीनियर, क्वालिटी, क्यूबिक वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो बात करते हैं उसमें नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय, तब तक मिलते हैं।